आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पिछले 10 दिनों में कोविड-19 के हर रोज आने वाले मामले ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गए हैं। झेला है मैंने 365 दुखों का साल, चाहो तो पिछले 12 महीनों से पूछ लो। पिछले 12 और उसके भी पिछले 12 महीनों का उतार चढ़ाव अब भी थमा नहीं है, जारी है। आने वाले महीनों के लिए बेचैनी और तकलीफ का रेखा चित्र ओमिक्रॉन ने खींच दिया है। फिर भी हमारी पब्लिक मेमोरी का स्टोरेज इतना कम है कि लाश पर लदी लाश जलाने के बाद भी मास्क खिसक कर चिन्ह पर आ ही जाता है। कितना उदास होगा वो समाज जो जश्न के लिए इतना उतावला है कि जो दुख उसे भूल जाने चाहिए थे उन्हें वो याद रखता है, और जो याद रखने चाहिए थे उन्हें भूल जाता है। बस ये लकीर और गाढ़ी ना हो, इस कामना के साथ शुरू कर रहे हैं आज तक रेडियो पर 3 ताल का 65वां एपिसोड। कमलेश ताऊ और मैं कुलदीप सरदार। जय हो, जय हो, जय हो। आज तीसरे जय हो की आवाज आपने नहीं सुनी? हाँ, क्योंकि बाबा बहुत व्यस्त चल रहे हैं, बिजी चल रहे हैं, बिजी। हाँ, तो बाबा आज छुट्टी में है और इतिहास में बहुत सारी चीजें पहली बार होती हैं। 2014 के बाद से शायद पहली बार हुआ होगा कि प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी एक ट्रैफिक में फंसे, और पिछले 1-1.25 साल से जब से 3 ताल हो रहा है, पहली बार इतिहास में 3 ताल के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि बिना बाबा के 3 ताल रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा को मिस तो ऐसे भी 3 लोग तो हैं ही, बाबा हैं। बाबा मतलब बाबा हो विराजे झारखंड में। तो बाबा जितने लोग हैं हमारे सुनने वाले, वो आज बाबा हैं हमारे। तो किलकारी मारने के लिए बीच बीच में एक एक लाइन बोलकर हंसने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हाँ, क्योंकि शुरू हो रहा है आज का 3 ताल। तो एक चीज है ताऊ, ये स्पेक्टेटर वाली चर्चा हमने कर ली, तब माहौल दूसरा था। जब हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, अब माहौल दूसरा है, लाख के ऊपर केस हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन से डरना तो चाहिए ही, और जो सुन रहे हैं भैया लोग, यार प्लीज डरो। ये सब चोंचले हैं कि माइल्ड है, इसमें कुछ नहीं होता। जिसको होती है उसी को पता चलती है। जा तन लागे वो तन जाने, कैसी है इस रोग की माया। बाकी लोगों को पता नहीं है। तो अच्छा है अगर माइल्ड है तो, पर खुद को क्यों लगाना? सुई सी चुभती है, पर सुई सी क्यों चुभे? इसलिए रहने दो। आपने वैक्सीन अगर लगवा लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं लगवाया है तो लगवा लीजिए और बचे रहिए। मास्क लगा के बच सकते हैं आप, इतना तो है ही। कपड़े वाला मास्क काफी नहीं है वैसे। कपड़े वाले मास्क के अंदर एक सर्जिकल मास्क लगाइए, और ज्यादा जो है वो बंद जगहों में को अवॉइड कीजिए। घर में रहिए, अगर कोशिश करिए घर में रहिए, या बाहर निकलते हैं तो बहुत सतर्क होकर निकलिए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इससे बचना। बेबाक बुधवार में पिछले हमने इसी पे बात की थी, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे जो हिंदुस्तान के बड़े नामी एक्सपर्ट्स भी हैं उनमें, और उसमें ये बात जिसपे आम सहमति थी वो ये कि भैया इसको वैक्सीन मत समझो, ये मत समझो कि अभी करवा लेते हैं, अभी ठंडा ठंडा है, अभी अस्पतालों में भीड़ नहीं है। उनका ये कहना था कि इसके लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स कितने हो सकते हैं ये अभी मालूम नहीं है। डेल्टा वेव में जिन लोगों को हुआ उनमें से बहुत सारों के बेचारों के बाल पूरी तरह झड़ गए, बहुत सारों को दूसरे तरह के इश्यूज, हेल्थ इश्यूज शुरू हुए, लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स दिखे। तो इस चक्कर में ना रहें कि अभी करवा लेते हैं, अभी केसेस कम है, बचा ही जाए इससे तो अच्छा है। पर ताऊ मैं ये सोच रहा था कि ये जो वेरिएंट हैं वो ग्रीक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके नाम रखे जा रहे हैं, ग्रीक नंबर्स। तो डेल्टा हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, अब पाई है, रो है, सिग्मा है, और उसके बाद ताऊ वेरिएंट आ रहा है। तो ये ताऊ वेरिएंट कैसा होगा? जब मैं ये सोच रहा था तो मुझे लगा पहला फीचर ये होगा ताऊ वेरिएंट का कि वो देर से आएगा। इतनी देर से कि अभी भी उसको 3 वेरिएंट बाकी हैं वहां तक पहुंचने के लिए। और वो एक्सप्रेस वे से नहीं आएगा, वो आएगा बुरी सड़कों से। हाँ, और ये भी हो सकता है, मतलब कि वो तब चूंकि लोग कह रहे हैं ज्यादा म्यूटेशंस के बाद हो सकता है वायरस कमजोर भी हो जाए, तो हो सकता है वो स्पेक्टेटर की तरह हो, चश्मा उश्मा लगा के हाथ में पॉपकॉर्न लेके आपके बगल वाली सीट पे बैठा हो, पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो, हार्मलेस हो। देखो कहावत है कि बाप मारेगा तो ताऊ बचा लेगा, ताऊ मारेगा तो कोई ना बचाएगा।
है ना, ताऊ बहुत खतरनाक होगा। और हम जो देख रहे हैं ना वेरिएंट्स के बारे में, हम ओमिक्रॉन के बारे में बहुत खुश हो रहे हैं कि यार ये तो बहुत माइल्ड है, इससे ज्यादा लोग हॉस्पिटल में नहीं जा रहे। एक पहले देखो 7 दिन का बुखार ही काफी होता है बस आदमी का बदन तोड़ देने के लिए, तो आपको बुखार से बचना चाहिए, क्यों फालतू का ले लोगे। दूसरी बात ये है कि आगे भी वेरिएंट्स आएंगे, इतने ही अगर जांबाज हो तो वेट करो, जल्दी जल्दी नहीं करने की है। ताऊ के बाद भी तो सिग्मा तक जाना है इसको, है ना, तब जाके ग्रीक अल्फाबेट खत्म होगा। और ताऊ वेरिएंट जो है ना वो इंजॉय करने जाएगा मंदिरों में, मस्जिदों में, कर्म कांडों में। और रिसर्च आएगी, लैंडसेट की रिसर्च आएगी कि होम्योपैथी लेने वाले ज्यादा वल्नरेबल हैं इस वायरस से। लेकिन ताऊ वेरिएंट का इलाज होम्योपैथी में नहीं होगा। हाँ ये तो जैसे किसी और वेरिएंट का नहीं था, हाँ। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पर वो होम्योपैथी लेने वालों को बड़े ना मिक्स किस्म के लक्षण देगा कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्निका लें या बारबेरिस डिसलैंडिस। नक्स भूमिका। तो 3 तालियों से जो खास तौर से ग्रुप पर आनंद की गंगा बहाते हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि कोरोना का ताऊ वेरिएंट आपके हिसाब से कैसा होगा। आप ताऊ को साल भर से ज्यादा समय से सुन रहे हैं, अंदाजे लगाइए और भेजिए। अगले एपिसोड में ताऊ वेरिएंट के आपके बताए हुए फीचर्स को अपन शामिल करेंगे। ऑडियंस एंगेजमेंट ब्रो। और उसमें जो प्रोटीन के स्पाइक बोलते हैं ना उसको, हाँ, प्रोटीन स्पाइक्स जो निकले। हाँ हाँ, वो आधे होंगे अभी वालों से। अच्छा, हाँ प्रोटीन छोड़ा हुआ है आपने? हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ताऊ है ना तो थोड़ा प्यार करेगा, थोड़ा मारेगा भी। अच्छा, पहले अगली इस चीज पे जाने से पहले आज ना आप लोगों को हमारी ऑडियो क्वालिटी पिछले एपिसोड के मुकाबले थोड़ी सी कमतर आ रही होगी। उसका कारण ये है कि हम लोग अपने घरों से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आने वाले सभी एपिसोड घरों से रिकॉर्ड होंगे, लेकिन एक सावधानी की वजह से, क्योंकि हम में से एक व्यक्ति, और वो बाबा नहीं है, कृपया अंदाजे ना लगाएं, वो मैं हूं, तो हम में से एक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गया है जिसको कुछ सिम्टम्स हैं। अभी उनके टेस्ट वगैरह होने हैं, तो कह नहीं सकते कि कोविड है या नहीं। तो एक सावधानी के तौर पर हम लोगों ने घर से ही रिकॉर्ड करना तय किया है, और इसलिए आवाज आपको थोड़ी सी पिछले एपिसोड के मुकाबले थोड़ी सी कमतर सुनाई पड़ रही होगी। इस क्योंकि ये जूम पर हो रहा है, जूम पे हो रहा है। शराबियों की जुबान लड़खड़ाती है और जूम बराबर जूम, आप जानते हो कौन कहता है। इस हफ्ते एक और खबर आई जो मैं पूछना बाबा से प्राइमरीली चाहता था। वो खबर ये कि ब्लैकबेरी के फोन सब नहीं रहे, मतलब फिजिकल फोन्स हैं पर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को अब जारी ना रखने का फैसला किया गया है। तो ब्लैकबेरी नहीं रहा, और बाबा ने एक बार जिक्र किया था 3 ताल में ही कि ब्लैकबेरी के फोन्स वो रखते थे, उनको पसंद थे। तो आपने कभी ब्लैकबेरी यूज किया या उसके जैसा कोई फिजिकल कीबोर्ड वाला फोन इस्तेमाल किया पहले? जरूर, नोकिया का एक आता था E63, हाँ, जो उसी की मैंने, तरह ही होता था ऑलमोस्ट। हाँ, जो बिल्कुल ब्लैकबेरी की तरह होता था, सिर्फ इतना कि ब्लैकबेरी का ईमेल सर्वर जो है उसमें नहीं होता था। और ब्लैकबेरी जो है वो एक तरह से कहिए आईफोन था जब आईफोन नहीं था। उसका अपना एक सर्वर था, उसकी अपनी सिक्योरिटी थी, और लोग बहुत प्रोफेशनल दिखते थे कि वो ब्लैकबेरी वाले जो हैं वो बहुत प्रिवेसी के बारे में चिंता करते हैं। वो सेडान कार से ही उतरते थे, वो छोटी हैचबैक से नहीं उतरते थे, वो सेडान से, और बूट पहनते थे। यस, तो ब्लैकबेरी का अपना एक टशन था, पर क्या है वो टशन में ही चले गए। उन्होंने ये सोचा कि ये टशन जो है ये हमारी यूएसपी है। नोकिया वाला हाल हुआ कि दुनिया बदल रही है, हम नहीं बदले क्यों, क्योंकि हम तो पॉपुलर है, हम तो सबसे ज्यादा फोन बनाते हैं। तो ब्लैकबेरी ने सोचा कि हम तो सबसे बड़े बिजनेस फोन बनाने वाले हैं, तो हम क्यों बदलें, हमें तो लोग पसंद करते हैं। और बस वहीं पे टशन में उनका जश्न जो है ना बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ लोग सेकंड हैंड भी ब्लैकबेरी उस समय खरीदते थे। आप एप्पल वाली बात कर रहे थे, मुझे लगता है वो एप्पल तो फिर भी, मतलब आईफोन तो आजकल फिर भी कॉमन है, ब्लैकबेरी बहुत विरले दिखते थे। और हम लोग तो स्टूडेंट थे, हमारे आसपास ब्लैकबेरी स्टूडेंट लाइफ में अगर किसी के पास होता था वो सेकंड हैंड ही होता था, ये तो तय था, लेकिन उसका एक भौकाल अलग होता था, वो उसको हाँ, लोग बहुत ब्लैकबेरी का सम्मान से भौकाल देखते थे। था। हाँ, ब्लैकबेरी का बहुत भौकाल था। आज का एजेंडा वो ये है कि सबसे पहले आज मैं और ताऊ बात करेंगे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच वाले मसले पर, और उसके बहाने वीवीआईपी काफिलों के जलवे पर। उसके साथ जो भौकाल है ब्लैकबेरी का ही नहीं है, सिर्फ काफिलों का भी है, सावधानी भी है उसमें, और गोपनीयता भी नत्थी है उन काफिलों के साथ, उस पर बात करेंगे। अगर ऐसी सिक्योरिटी आपको मिल जाए, हमें मिल जाए, ताऊ को मिल जाए, तो क्या अपन स्वीकार करेंगे या ऐसी सुरक्षा तुरंत लौटा देंगे? सोच के देखते हैं, सोचने में क्या जाता है। वो फैमिली ग्रुप्स वाले वो मैसेज नहीं आते था, वो जिसमें ना कुछ फिलोसफिकल ज्ञान की बात लिखी होती, फैमिली सेंट्रिक बात लिखी होती है अक्सर, की एक व्यक्ति परिवार
की जड़ों को सींचता है, उस तरह की बात लिखी होती हाँ है। हाँ हाँ हाँ। और उसमें ना एंड में लिखा होता है, वो मेरी फेवरेट लाइन है, कभी फुर्सत से गहराई में सोचना। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे जीवन के जो चुनिंदा ध्येय वाक्य हैं मेरे जीवन के, उनमें से ये है। मेरा बस चले तो 3 ताल की एक अस्थाई पंच लाइन भी बना दूं। 3 फुर्सत में ताल, गहराई से। हाँ, कभी फुर्सत में गहराई से सोचना। तो आज फुर्सत भी है, गहराई से सोचेंगे। और फिर बात करेंगे सपनों की, जो इन दिनों सिर्फ अखिलेश यादव नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अखिलेश को कृष्ण सपने में आते हैं, तो योगी के सपने में कौन आता होगा? क्योंकि पॉलिटिक्स में नेता का सपना अलग होता है, जनता का सपना अलग होता है। राजनीति के सपने और सपनों की राजनीति पर आज बात होगी। चुनाव का समय है, तो रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। वसीम रिजवी उर्फ त्यागी जी का सपना ताऊ मैं आपसे पूछूं। और लीजिए, सुन लीजिए, बहुत दिनों से शोर मचा रहे थे, आज तानाशाही पर बात हो ही जाएगी। 3 चीज, तानाशाही मतलब डिक्टेटरशिप वाली तानाशाही? हाँ वही वाली। 3 चीजों की अगर तुलना की जाए, लोकतंत्र तानाशाही और लोकतांत्रिक तानाशाही, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, इन तीनों के फीचर्स क्या हैं? पाकिस्तान के पत्रकार हैं हसन निसार, ताऊ जानते हैं उन्हें। उन्होंने कह दिया है कि तानाशाही ही हर समस्या का हल है। और ताऊ पाकिस्तान के बयानों को बहुत एंजॉय करते हैं, तो इस पर भी आनंद लेंगे। और बिजार खबरों में बात होगी बीते साल 2021 की कुछ भूले भटके छूट गईं, कुछ चुनिंदा बिजारोत्तेजक घटनाएं, और आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां, बट परंतु लेकिन किंतु। एक छोटा सा ब्रेक में। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। 3 ताल सुन रहे हैं आप, ताऊ और सरदार के साथ। बार बार बाबा कहने का मन कर रहा है पीछे। तो लेकिन बाबा छुट्टी पर है। बाबा छुट्टी पर हैं। कैंसिल हो गई है रैली प्रधानमंत्री जी की, पंजाब के फिरोजपुर में जो होनी थी। ताऊ, कोरोना के समय में रैलियों के कैंसिल होने की खबर सुनकर पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। किसी की भी रैली कैंसिल हो, रैली कैंसिल होनी चाहिए, पहली बात ये। लेकिन कहानी इससे आगे की है। प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था, क्योंकि आगे प्रोटेस्टर्स ने रोड ब्लॉक की हुई थी। और 2014 के बाद से शायद पहली बार नरेंद्र मोदी खुले ट्रैफिक में फंसे रहे। उनका काफिला 15-20 मिनट तक फंसा रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब और डीजीपी ने फोन नहीं उठाया, और फिर प्रधानमंत्री गाड़ी पीछे को बैक करके लौट आए। और एक न्यूज एजेंसी ने एक एयरपोर्ट अधिकारी के हवाले से ये खबर दी कि प्राइम मिनिस्टर ये कह के गए हैं कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा वापस आ गया। बीजेपी ये कह रही है कि वहां सिक्योरिटी थ्रेट था। बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने ट्विटर पे मैं देख रहा था अटैक शब्द का भी इस्तेमाल किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ये कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता जरूर रोका था, लेकिन उनकी सेफ्टी पर कोई रियल कंसर्न, कोई खतरा, रियल थ्रेट आया नहीं। उनकी रैली में जो अपेक्षित भीड़ थी वो नहीं आई, इसलिए वो लौट गए। और ये एक इन्होंने कहानी खड़ी की। भारतीय किसान यूनियन का ये कहना है, जो लोग सड़क जाम कर रहे थे, उनका ये कहना है कि सानू पता नहीं सीगा, असी सोच रहे सीगे कि एसपी साहब बिलफ कर रहे ने। यानी हमें पता नहीं था कि प्रधानमंत्री सच में गुजरने वाले हैं। एसपी साहब ने जब कहा तो उन्हें लगा कि ये तो पागल बना रहे हैं, प्रधानमंत्री का तो हेलीपैड बना हुआ है, उनका तो हेलीकॉप्टर आऊगा। एसपी साहब ये चाह रहे हैं कि झूठ बोल करके बीजेपी की रैली में जो ये बसें जा रही हैं उनको निकलवा दें, और हम बसों को रोकने के लिए वहां थे। तो ये कहानी है जो सामने है। ताऊ, आपकी राय लेने से पहले एक राय मैं अपनी देना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये देश के हर नागरिक की जान बराबर मूल्यवान है।
लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। मैं विनोद कुमार शुक्ल की उस कविता पर मुग्ध तो होता हूं जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे गरीब आदमी के इलाज के लिए दुनिया का सबसे महंगा डॉक्टर आना चाहिए। पर मैं जानता हूं कि ये बात एक कविता में ही कही जा सकती। कुछ वीवीआईपीज, कुछ गणमान्य हस्तियां ऐसी हैं, हर देश में होती हैं, जिनकी रक्षा सुरक्षा आम आदमी की सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें तमाम रिसोर्सेज लगाने भी पड़ते हैं, लगाने भी चाहिए। हम पूरी तरह से स्टेबल नेशन नहीं है, कई तरह के वायलेंट पॉलिटिकल कैंपेन, माओइज्म, आतंकवाद हमारे यहाँ हैं। इसलिए कुछ लोगों के लिए वीवीआईपी कल्चर जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। प्रधानमंत्री सड़क पर ऐसे 2 पुलिस वाले लेकर के टहलने नहीं निकल सकते हाथ मिलाने के लिए, और इसीलिए उनकी सुरक्षा में जो एसपीजी होती है, उनके जवानों को ट्रेन की इसी तरह से किया जाता है कि भाई आपको खुद को खतरे में डालना पड़े लेकिन आप वीआईपी को बचाएं, क्योंकि उन्हें कुछ हो गया तो उसके रिपरकशंस ज्यादा खतरनाक होंगे देश के लिए, देश के लोगों के लिए। 84 में हमने देखा है वो। तो इस मसले में मेरी सहानुभूति तो है प्रधानमंत्री के साथ। वो ट्रैफिक में फंसना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उनका समय कीमती है, उनको देश विदेश में जाना होता है, उनको कई जगह रैलियां करनी है देश भर में। पर मैं ये समझता हूँ ताऊ के मतलब एक चीज को लेकर के मैं थोड़ा अनश्योर हूँ, जो हुआ उसके लिए सही शब्द क्या था। जैसे अटैक तो वो नहीं है, ये तो एग्जैजरेशन हो गया, लेकिन क्या सिक्योरिटी ब्रीच भी उसके लिए सही शब्द है, या वो प्रधानमंत्री को हुई एक असुविधा है जो शायद सिक्योरिटी ब्रीच पैदा कर सकती थी? आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? वॉज इट अ ब्रीच, वॉज इट अ सिक्योरिटी फियास्को, या ये एक इनकन्वीनियंस था दैट कुड हैव टर्न्ड इनटू अ सिक्योरिटी ब्रीच? देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ नहीं है। जब ब्रीच हो जाता है मतलब कोई आदमी हॉस्टाइल या कुछ इरादे लेकर, गलत इरादे लेकर प्रधानमंत्री के काफिले के करीब भी आ जाता है तो उसको सिक्योरिटी ब्रीच कहते हैं। ये सिक्योरिटी लैप्स जरूर है, ये इनकन्वीनियंस का मसला नहीं है। ये कोई सड़क या चौक नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां से कुछ किया नहीं जा सकता था। मतलब आप एक फ्लाईओवर के ऊपर हैं, आप कोई लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं ले सकते। तो सिक्योरिटी लैप्स इस तरह से था कि आपके गणराज्य का, आपके देश का सबसे सुरक्षित व्यक्ति, प्रोटेक्टेड, जिसको आपने सुरक्षा, जिनकी सुरक्षा पर आप इतना खर्च करते हो, वह इस तरह से 15-20 मिनट तक एक्सपोज रहे, एक फ्लाईओवर पर स्ट्रैंडेड रहे, रुका रहे। ये ठीक बात नहीं है। वो ठीक बात इसलिए भी नहीं है कि देखो, ये ड्रामा बहुत, आपको पता है मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, चूंकि मैं दर्शक हूं तो मुझे जितना मसाला मिले उतना अच्छा है। ये ड्रामा सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था। खतरनाक से मेरा मतलब है कि इसका रिपरकशन पॉलिटिकल कुछ भी हो, वो तो आनंददायक ही होंगे। इसका रिपरकशन इस देश में ये होता है कि हम ना दंगे करने लगते हैं और कुछ भी हो सकता है उसके बाद। आप ये भी जानते हैं कि मोदी कितने पॉपुलर है अपने समर्थकों के बीच और कैसे उनको लोग भगवान की तरह देखते हैं। तभी तो ये वर्ड भक्त आया है, लोगों को मोदी भक्त बोला जाता है। उस लिहाज से देखें तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिन्होंने भी, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उनके पीछे जो भी इंक्वायरी कमिटीज बन रही हैं, केंद्र की, राज्य सरकार की और यहाँ वहां, उनको ये फैसला, उनको ये निर्धारित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो कि प्राइम मिनिस्टर आपका खड़ा है एक गाड़ी के अंदर और आगे जो है प्रोटेस्टर्स हैं, पीछे जो है गाड़ियां हैं, और एक फ्लाईओवर पे आप खड़े हैं 15-20 मिनट तक उस क्षेत्र में, खास करके जहां पे कि अभी अभी लुधियाना में एक RDX बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। मतलब एक बॉम्बर ही मर गया उसमें और एक और आदमी मरा। पर बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है पंजाब में। इस लिहाज से देखें तो RDX के ब्लास्ट मतलब अक्सर नहीं होते देश में। ये भी खबरें लगातार आ रही हैं कि ड्रोन से जो है ऐसे हथियार, गोला बारूद सप्लाई किए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो उस क्षेत्र के बिल्कुल करीब है। अब जो है ये राजनीतिक बयानबाजी है कि उनके रैली में भीड़ नहीं आए, कुछ लोगों ने खाली कुर्सियों की तस्वीरें दी। ये नहीं बताया कि खाली कुर्सियां किस वक्त की है। लोग आते हैं ना, अब सुबह जब कुर्सियां लगाई जा रही है तब तस्वीरें खींच लो और फिर बोलो कि देखो खाली है कुर्सियां, तो मतलब हमें पता नहीं है। और मैंने तो देखी, कुछ भीड़ भी थी, वो भी देखे कि भाई लोगों को रोका जा रहा था। पर अभी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी पंजाब में लोकप्रिय नहीं है, खास करके किसान आंदोलन के टाइम का जो पूरा 1-1.5 साल रहा, उसमें उनकी पार्टी जो है बिल्कुल एक दुश्मन की तरह दिखाया गया। उनको ऐसा बताया गया, इनकी नीतियों के खिलाफ लोगों ने 1.5 साल प्रदर्शन किया, 1 साल प्रदर्शन किया। कहा जाता है बहुत सारे लोग मारे गए प्रदर्शन के दौरान, हालांकि हिंसा में बहुत कम लोग मारे गए थे, क्योंकि हिंसा उस कदर हुई नहीं थी। ठंड और बीमारियां और अन्य वजहों से, हाँ, अन्य कारणों से मरे थे, पर मरे थे। और उनको लोग बोलते हैं कि वो शहीद हो गए। कोई बोलता है 600, अभी तो नंबर पे भी इनको कोई वो नहीं हुआ है आज तक। जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है 700,
पहले 350 था, फिर 450 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 600 हो गया, अभी 700 चल रहा है। कुछ लोग 750 भी बोल देते हैं, 1000 भी बोल देंगे, हालांकि आंदोलन खत्म हो चुका है, पर फिर भी मैं उसमें नहीं जा रहा कि उसमें सच्चाई क्या है। लोग मरे हैं। पूरे पंजाब में ये दिखाया गया कि जो जट सिख कम्युनिटी है उसके खिलाफ बीजेपी है। और आप जानते हैं कि जट सिख कम्युनिटी कितना पॉलिटिकली और सोशली बहुत स्ट्रांग है पंजाब में। उनका डोमिनेंस एक तरह से कहिए, उनका राजनीति पे, वहां के जो अकाल तख्त है और वो जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं उन पे उनका दबदबा है। आप वहां के मेन डोमिनेंट कम्युनिटी को अगर आपसे होस्टाइल है तो आपके लिए वो सुरक्षित भी नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। मैं ये नहीं मानता कि अगर वो उतर जाते तो लोग उनसे बदतमीजी करते, पर आप ये समझ लीजिए कि हर सोसाइटी में 5-10 ऐसे तत्व होते हैं जो कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं। और पंजाब में चूंकि इलेक्शन के चलते माहौल गर्म है, तो प्रधानमंत्री ये चाहते थे, सकारात्मक सा कार्यक्रम चाहते थे कि जो दिखाया जा सके कि पंजाब में भी उनके कार्यक्रमों में लोग आते हैं। वो वाला तो फेल हो गया। कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो वहां राज्य की सरकार है, उसने और वहां की पुलिस ने मिलकर कुछ ऐसा कर लिया। तो इससे हुआ क्या है कि एक दिन के लिए तो प्राइम मिनिस्टर बैकफुट पे आ गए। और इस बयान पे मत जाइए, उन्होंने जो कहा ना, किसी अधिकारी को एयरपोर्ट पे कहते हुए कहा गया है कि चन्नी को मतलब अपने सीएम को थैंक यू बोलना, मैं यहाँ जिंदा आ गया बठिंडा एयरपोर्ट तक। वो देखिए एक जुमला भी है बोलने का। वो राजस्थान में भी बोलते हैं, गुजरात में भी बोलते हैं कि कभी कभी आप अगर किसी से नहीं मिलो या किसी को देखने नहीं जाओ जब वो बीमार है और उसको फिर फोन करो, तो वो कहता है कि हाँ जिंदा हूं, यही जानना चाहते थे ना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो ये बता रहे थे कि मेरे लाइफ को थ्रेट था और मेरे ऊपर हमला हुआ और मैं जिंदा बच के निकल आया। कहने का अर्थ ये था कि आपको, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, अपेरेंटली कुछ और मिनिस्टर्स को, डीजीपी को फोन करवाया और फोन नहीं लिया गया। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है ना कि प्रधानमंत्री के काफिले से लोग मुख्यमंत्री को या अन्य मंत्रियों को या सरकार के अमले को, मतलब शीर्ष पे बैठे अधिकारियों को फोन किया जा रहा है और वो फोन ही ना लें। तो शायद इसलिए ये कटु शब्द बोले गए। इसका अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि वो उनका जीवन खतरे में था। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की है कि क्या यह सेंटेंस उन्होंने कहा है, वो ANI के एक ट्वीट से निकला हुआ है, आप उसमें ना जाएं। पर ये जो स्टंट था जिससे कि ऑब्वियसली बीजेपी जो कमजोर है ऑलरेडी, पंजाब में और कमजोर हो सकती है ना। क्योंकि पंजाब बहुत माचो टाइप का स्टेट है, वहां पे थोड़ा सा ना मतलब बलशाली दिखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कमजोर दिख गए तो आपके नुकसान में जा सकता है इमेज के रूप में। नहीं, पर एक थ्योरी ये भी तो है तो कि मतलब ये हुआ और ये गड़बड़ हुआ, गलत हुआ, लेकिन अब दूसरी तरफ से कोशिश है कि इसका एक पॉलिटिकल इलेक्टोरल इस्तेमाल किया जा सके और सहानुभूति के तरह इसको किया जाए कि ये तो प्रधानमंत्री किया जाए, क्या कर लिया गया है। तो वो वही मैं कह रहा हूँ, आप जैसे अब क्या उसका असर होगा क्या, जैसे आप कह रहे हैं वो स्टंट जो है मिसफायर कर गया, बैकफायर कर गया है। उसके भी कारण यही है कि आपने वहां पंजाब में तो जो आप कमजोर थे और थोड़े कमजोर हो जाओगे, है ना। लेकिन और कांग्रेस जो हो सकता मजबूत हो जाएगी कि देखो चन्नी ने क्या खेल खेला है, इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं होंगी। लेकिन अन्य राज्यों में इसको देश भर का इशू बना दिया गया। पूरे देश में कल महामृत्युंजय जाप हुआ है। बड़े बड़े मिनिस्टर विभिन्न मंदिरों में जाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए प्रार्थना, पूजा, यज्ञ कर रहे हैं, है ना। सबको एक ड्यूटी दे दी गई कि अब आप लोग इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बना लें, और मुद्दा बन चुका है। राजनीति के माहिर लोग हैं ये समझना चाहिए सबको। तो कहीं पे भी अवसर दिखेगा, थाली सजा के आप दे दोगे तो खाना। हाँ, तो आपने जिस नजरिए से देखा, उन्होंने उस नजरिए को पलट दिया एक दिन में, क्योंकि इनके पास एक काडर है, एक व्यवस्था है किसी भी चीज को बड़ा कर देने की। तो उस लिहाज से ये राजनीतिक, मतलब मैं इसे राजनीतिक ही मानता हूं। ये जो कुछ भी हुआ वो पूर्णतः राजनीतिक था। ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है इसमें, पर मैं नहीं मानता कि बिना राजनीतिक शह के ब्यूरोक्रेट्स फेल कर जाते हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, शह तो चाहिए होता है उनको। अब इसके नाम पे जो है 2-4 अफसरों के तबादले होंगे, कुछ को सस्पेंड कर दिया जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, राजनीति चलती रहेगी। यही है, चुनाव है, जय हो। और इसकी पॉलिटिक्स से अलग वीवीआईपी कल्चर को लेकर के ना हमारे यहाँ अलग अलग तरह के कैंपेन्स भी रहे हैं। आपको याद होगा अन्ना मूवमेंट चला था, उसमें जो तमाम मांगे, बातें और जिस विजन की वो बात कर रहे थे उसमें था वीवीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी शुरू में इसी नारे के साथ आई थी। एक रिपल्शन सोसाइटी में उसके अराउंड पैदा
करने की एक आध बार 2 बार कोशिशें की गई हैं, और कई बार नेता भी कहते हैं हाँ वीवीआईपी की तरह नेताओं को नहीं होना चाहिए। उसका असर भी कभी कभी आम लोगों में पड़ता है, और बड़ा नेचुरल गुस्सा भी होता है जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के काफिले निकल रहे होते हैं तो बाकी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो उसमें कई बार कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जा रहा हो सकता है, कोई गर्भवती महिला एम्बुलेंस में फंसी हो सकती है। ये सारी जेन्युइन समस्याएं हैं, पर उनके लिए भी रास्ता क्लियर किया जाना उतना ही जेन्युइन है। तो आपके साथ पहले मतलब आप कभी ऐसे किसी वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से कभी ट्रैफिक में फंसे हैं क्या? पहले ये बताइए, फिर मैं अगला सवाल पूछूं। कई बार, पर मैंने इसको कभी सीरियसली नहीं लिया। मुझे ये अवश्य लगा कि यार ये बड़े लोग हैं, इनके टाइम का ज्यादा महत्व है, अपन खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, ये गुजर जाए तो फिर गुजरेंगे। इसमें दो चीजें हैं, हमको वीवीआईपी कल्चर लगभग खत्म हो चुका है एक तरह से। एक जो लाल बत्ती वाला खत्म हो गया, अब लाल बत्ती आपको दिखाई नहीं देंगे, मंत्री मिनिस्टर की भी लाल बत्ती नहीं होती, एमपी एमएलए भी लाल बत्ती लगाना बंद कर दिए, वो खत्म हो गया। मैं एयरपोर्ट पे देखता हूँ नेता लोग अब सामान्य व्यक्तियों की तरह खड़े होते हैं, अच्छा लगता है। लाल बत्ती कल्चर और ये जो वीवीआईपी कल्चर था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, पर प्रधानमंत्री जैसे लोगों को इससे मुक्त रखना चाहिए। उसका कारण यह नहीं है कि उनको देरी हो रही है और उनको देरी नहीं होनी चाहिए, उसका कारण है कि थोड़ी सी भी चूक का फायदा उठाने वाले तत्व हमारे देश में भी हैं, और ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा में हुई चूक और गॉड फॉरबिड को दुर्घटना हो जाती है तो मामला देश भर के नुकसान का है, उससे हम थोड़ा सा टाइम का नुकसान सह लेंगे। पर ऐसा दिखता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी खास करके मैंने देखा है यहाँ दिल्ली में भी, वो चल पड़ते हैं। ऐसा कोई अब रूट जो मतलब कभी कभी लगता है, हाँ कई बार उनके बारे में खबरें तो आई हैं कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ करके निकल जाते हैं, सुरक्षा होती है और उनके आसपास, पर वो ना सरप्राइज होता है। तो कोई वहां पे तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी नहीं कर सकता। यहाँ पे 4 दिन पहले ये सूचना पुलिस को तो दी गई थी, है ना, वहां से अगर लीक हो जाए और किसी संगठन के पास चला जाए तो फिर गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए नहीं तो औचक अगर निकल पड़े तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उनके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है। देश में ऐसा कोई माहौल तो है नहीं कि लोग मशीन गन लेके सड़क पे घूम रहे हैं। तो मतलब जैसे वो हम यूरोपियन लीडर्स को देखते हैं ना कि हाफ पैंट में दौड़ते हुए, साइकिल चलाते हुए इमानुएल मैक्रों दिख रहे हैं, पुतिन दिखते हैं, प्रोटोकॉल के बिना लोगों से हाथ मिलाने चले जाते हैं। हालांकि इमानुएल मैक्रों पे एक बार हमला भी हो गया था, उनको किसी ने उन पर अटैक भी किया था, एक थप्पड़ उनको मार दिया था। पर क्या ये मतलब टिपिकल थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम है क्या? मतलब ये यूरोप में क्यों नहीं है समस्या? छोटे मोटे अटैक्स, छोटे मोटे हमले तो वहां पर भी होते रहते हैं। पूरी तरह पीसफुल तो कोई भी नेशन नहीं है, कोई किसी को चाकू मार के निकल जाता है। नहीं, वहां पे देखिए वो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ऊपर के देश, वहां पे जो है मिनिस्टरों को गाड़ी भी नहीं मिलती है ना, वो चलते हैं अपना, पैदल जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, अपने दफ्तर जाते हैं, जैसे नॉर्मल आदमी जाता है वैसे वो भी जाते हैं। तो एक कल्चर उनका है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी छोटे देशों में मैनेज करने के लिए, उनके यहाँ वायलेंस क्या होता है, और उनके यहाँ वायलेंस जो है वो अलग तरह का होता है और बहुत कम होता है, जेल खाली पड़े रहते हैं उनके। वैसा देश हमारा है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यस, कॉलोनियल कल्चर का एक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमारे जो हम पे जो ठीक पहले राज करते थे, वो राज के लोग बड़े बड़े बंगलों में रहते थे। उन्होंने एक राजधानी बनाई जिसमें कि जिसे लुटेंस के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे हमारे सारे शासक रहते हैं। जो जनतंत्र में शासक हैं वो सब वहीं रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े घरों में, और अभी भी सत्ता का जो ताम झाम होता है वो बरकरार है, वो गया नहीं है। और एक सवाल इसमें ये था मेरा, मैं मतलब वो खुद भी सोच रहा था बैठ के, एक फिल्म आई थी Z+, उसमें ना एक आम आदमी को, एक बार आपने अगर वो फिल्म देखी हो तो उसको वो Z+ सुरक्षा मिल जाती है, और दिखाया फिल्म है, चूंकि फिल्म में दिखाया गया है कि वो Z+ सुरक्षा कैसे उसके गले की फांस बन जाती है, उसका घर से बाहर निकलना, पाखाना जाना, पान खाने जाना, ये सब मुश्किल हो जाता है। तो ये ZXY+ के घाटे भी तो हैं, मतलब कि आपकी प्राइवेसी कुछ नहीं है। तो मान लीजिए ताऊ, अगर आपके पास ऑप्शन हो, मतलब जैसे बाबा और मैं मिलकर के एक चिट्ठी भारत सरकार को लिख दें कि ताऊ को Z+ सुरक्षा की जरूरत है, तो आप इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे या विनम्रता से लौटा देंगे? मैं तो भाग जाऊंगा। क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर हमला करवा लेते हैं ताकि उनको बंदूक का लाइसेंस मिले। बहुत सारे जगहों में लोग अपने ऊपर हमला करवा लेते हैं कि उनको सरकारी सुरक्षा मिल जाए, ऐसा होता है। पर एक दूसरा पक्ष भी है इसका, सरकार किसी पर हमला करवा देती है और फिर उसे सुरक्षा दे देती है। नजर रखना बहुत आसान हो जाता है, फिर पूरे दिन की प्लानिंग हो जाती है, किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ गए, कितनी देर तक गए। इसलिए राहुल गांधी जो है, उनको अगर कुछ अच्छा करना होता है तो बेचारे बाहर चले जाते हैं एकदम गुप्त तरीके से, क्योंकि यहाँ पे वो
उनके साथ एसपीजी लगी रहती है। वो तो कोई बैठक करेंगे, जो गुप्त रखना चाहते हैं तो नहीं रख पाएंगे, बहुत मुश्किल है। बाहर के देशों में आप गुप्त बैठक कर सकते हैं, यही तो बताया उन्होंने। नवजोत सिंह सिद्धू जी को भी पूछा गया कि राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए, उन्होंने कहा कोई गुप्त मीटिंग करने गए होंगे। पर हकीकत में भी ऐसा है कि अगर आप कोई ऐसी मीटिंग करना चाहते हो जो आप गुप्त रखना चाहते हो, वो भारत यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि उनके पूरे परिवार को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। प्रियंका बहन जहां जाए, सोनिया माता जहां जाए, सब जगह एसपीजी होती है, एसपीजी सरकार की होती है, उनके साथ लोग बैठे होते हैं, पल पल की जानकारी जो है पहुंचा दी जा सकती है। ऐसे कई नेता होते हैं जिनको की सुरक्षा दे दी गई होती है, और फिर मुख्यमंत्री नजर रखते हैं अपने मंत्रियों पर कि भाई कौन आया कौन गया। जिसकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है वो ऐसा है कि वो रिवॉर्ड नहीं है, हाँ, निगरानी है। अगर आप कश्मीर में नहीं है राजनेता और आपकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है तो समझिए डोंट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यस। ठीक है, तो ताऊ अगला विषय है जो सपनों के बारे में है, जहां किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, आप अकेले होते हैं जहां, और कई बार आप खुद भी नहीं होते हैं अपने सपनों में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सपने में भगवान कृष्ण दिख रहे हैं, और उनसे ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण सपने में कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस पर योगी आदित्यनाथ, जिनको अखिलेश यादव बाबा जी कहते हैं, उन्होंने कहा कि बाबा जी, आज कई बार बाबा की याद आ रही, उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने उनसे ये भी कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, गोकुल, बरसाने और वृंदावन के लिए तो तुमने कुछ किया नहीं, बल्कि कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना कर दी। अब मुख्तार अब्बास नकवी, जो समकालीन राजनीति में अलंकारों को प्रासंगिक बनाए हुए हैं, विशेष तौर पर अनुप्रास को, मुझे लगता है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। सपा के लिए एक विशेषण उन्होंने दिया है कि ये सपनों के सौदागर हैं, इनकी सरकार जमीन पर तो बन नहीं पा रही, इसलिए ये सपनों में सरकार बना रहे हैं, क्योंकि सपनों पर तो कोई टैक्स नहीं है। एक फिल्म थी ताऊ, अपना सपना मनी मनी। सबका सपना मनी है, लेकिन चुनावी समय में नेताओं के सपने इतने अलबेले, अनूठे, डिफरेंट कैसे हो जाते हैं। किसी को कृष्ण, किसी को राम आ रहे हैं, विभीषण किसी के सपने में नहीं आते। कोई सुल्तानपुर जिले की लम्हुआ तहसील में रजिस्टरों के बोझ में फंसे हुए क्लर्क को नहीं देख रहा है अपने सपने में, परीक्षाओं के रद्द होने से निराश छात्र को नहीं देख, मतलब आम सपने नहीं आ रहे। रिश्तेदारों के सपने आते हैं मुझे, वो उनको नहीं आ रहे। सबको अब भगवानों के सपने आने लगे। तो पक्ष और विपक्ष के सपनों का क्लासिफिकेशन क्या है? ये सपना देखे सपना चौधरी थी, वो भी आई थी राजनीति में। हाँ, अखिलेश बाबू जो सपना देख रहे हैं, यार ये कैसे होता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को राम के सपने नहीं आते, सपने में राम नहीं आते, क्यों नहीं आएंगे? वो उनको क्या मतलब है किसी पार्टी से? वो तो सबके मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जितने राम के सपनों का समय अब बीत गया था वो। अच्छा, हाँ, स्वप्न में कृष्ण आते हैं और मेरे भी आए थे। अच्छा। तो हाँ, पर बैकग्राउंड से नहीं लग रहा था कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चाय की टपरी पे थे, मैंने उनको देखा तो मैंने कहा अरे मेरे सपने में, मतलब मैं ये क्या देख रहा हूँ चाय की टपरी पे। फिर उन्होंने कहा कि आओ चाय पी लो। आवाज से पता चल गया वो नीतीश भारद्वाज है, ये नहीं है। मतलब मैंने तो भगवान कृष्ण की आवाज सुनी नहीं, मैंने नीतीश भारद्वाज की सुनी है। दूसरा कि अखिलेश जी के सपने में हो सकता है तेज प्रताप यादव आ रहे हैं, क्योंकि वो भी जो है वो कृष्ण बनकर मथुरा में लीला रचाते हैं और उनके परिवार से रिलेटेड भी हैं। इनके चचेरे भाई का नाम भी तेज प्रताप है, जिसकी शादी तेज प्रताप जो बिहार वाले उनकी बहन से हुई है, और ये बिहार वाले तेज प्रताप है जो मथुरा में बांसुरी बजाते हैं। तो पर ऑन अ सीरियस, बांसुरी बजाने का काम करते हैं। हाँ, बांसुरी बजाने का काम करते हैं और सपनों में भी आने का काम करते हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट क्या हो गया है कि वही कृष्ण पर सबकी नजर है, क्योंकि राम जो है वो अब लला जो है वो घर आने वाले हैं या घर आ चुके हैं और उनके लिए भव्य मंदिर की स्थापना हो रही है। तो संभावनाएं अब वहां पर नहीं रही, हो चुका है काम। कृष्ण में सबको संभावनाएं दिख रही हैं। और परशुराम का फरसा लेकर मैंने देखा अखिलेश जी गाड़ी पे चढ़े हुए थे। परशुराम का क्लेम टू फेम सिर्फ इतना है कि उन्होंने हत्याएं बहुत सारी की थी और गुस्से, मम्मी से प्यार करते थे बहुत और गुस्से में आकर बहुत सारी हत्याएं कर दी थी उन्होंने, क्षत्रियों का विनाश किया था। मतलब ये जो कहानी है उस आधार पर। वैसे ही बीजेपी आज कहीं पे परशुराम की मूर्ति का अनावरण करने वाली है, बसपा पहले कर चुकी है। तो अखिलेश यादव जिस समाज से आते हैं उनमें श्री कृष्ण उनके सबसे बड़े डेटी हैं। उनका जो समीकरण है ना, उसमें से एक समाज को जो है बांटने की कोशिश की जाती है, वो उसको संगठित कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो अब मथुरा में भव्य मंदिर देखना चाहते हैं जन्म स्थान पे, उनके सपनों में भी थोड़ा सा
पिन मार रहे हैं, उनको भी सपने देखने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इस राजनीति में। पर वही है कि भगवान कृष्ण जो है, इस देश को अगर राजनीति का योग किसी ने सिखाया है तो वो उन्होंने सिखाया है, योगेश्वर ने। तो भैया ये अपने बाबा जी जिनको बोलते हैं वो योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी, इन दोनों को एक बार योगेश्वर को पढ़ना चाहिए, रिफ्रेश करना चाहिए मेमोरी को। दोनों खूब बड़े भक्त लगते हैं, वो देखेंगे। बाय द वे, योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं। मतलब बात अगर इस पे आ गई तो वो मथुरा भी आ सकते हैं। इस चुनाव में मथुरा का जिक्र मौर्य जी ने छेड़ा था। हाँ, ये संभावना लगती है क्या कि सपनों में कृष्ण आए होंगे किसी के भी? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि कृष्ण सपनों में आए होंगे। और कैसे पहचानते होंगे लोग? हाँ, कि कृष्ण ही है या नीतीश भारद्वाज हैं। और हाँ, जैसे और ये भी वो जितने- जीसस के लिए भी वही बात है ना कि आप सफेद बनाया हुआ है कि वो तो वहां पैदा हुए थे। कृष्ण के रंग को का वर्णन श्याम वर्ण के तौर पर है। तो जब मैं आंख बंद करके कृष्ण की तस्वीर बुनता हूँ तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो नीतीश भारद्वाज वाली ही तस्वीर आती है, और वो मेरे ख्याल से मेकअप से और या जो ज्यादा कैलेंडर गोरा में किया, बनी होती है, या वो कैलेंडर बनी होती है जो कि रियल लगती भी नहीं है, हाँ, है ना, जो कि क्योंकि जो इंसान। जो ठाकुर जी जो से वृंदावन में है, उनका हाँ, चेहरा अलग है उनके कृष्ण से। हाँ, तो आते जो है वो कौन सा चेहरा होता है, हाँ, कृष्ण का और वो कैसे आदमी, हाँ, कपड़ों से पहचान लेते हैं क्या? कैसे होता है ये? मैं बहुत क्योंकि रियल जो लोगों को हम देखते हैं उनको तो वैसे देखते हैं और पहचानते हैं, पर जिनको नहीं देखा है उनको देखकर पहचान लेना। एक वो ना, एक दुकान थी एक बड़े शहर में, लाला बालूशाही स्वीट्स, हम्म। बालूशाही के लिए मशहूर थी। उसके जस्ट बगल में एक और दुकान खुली, न्यू लाला बालूशाही स्वीट्स। तो उनके सपने में राम है। ये आपने, मैं दिल्ली में भी देखा था एक बार, पिछली बार भी हम लोग इस पे बात करना चाह रहे थे कि दिल्ली में जब पिछले विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायकों के समर्थक जय श्री राम के नारे के जवाब में कई बार वो आमने सामने आ जाते थे चुनाव प्रचार करते हुए, जय हनुमान और जय बजरंग बली के नारे लगाते थे। और उसमें भी हाँ, किसी ने कह दिया, बीजेपी वाले एक समर्थक, वीडियो है उसका, वो बीजेपी वाले एक समर्थक ने कह दिया कि फिर भी तुम्हारा भगवान हमारे भगवान से छोटा है क्योंकि वो हमारे भगवान का दास है या उनको भगवान मानता है। तो भगवानों की भी एक स्पर्धा चल रही है पॉलिटिक्स। नहीं, वो तो आप वाले जो कह रहे थे जय श्री हनुमान, या मतलब जय बजरंग बली और हनुमान जी की जय, वो तो बीजेपी वालों को यही कहना चाहते थे, सीना चीर के देखो हम भी आप ही जैसे हैं। न्यू बालूशाही स्वीट्स, न्यू बालूशाही स्वीट्स। लेकिन ये हरिशंकर परसाई कितना बढ़िया लिख सकते थे, मतलब एक सपनों के मैयार पे, जैसे एक पार्षद किस तरह के सपने देखता और दिखाता होगा, अधिकतम क्या देखता होगा एक पार्षद अपने सपने में, और मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलसी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इनके सपनों का मैयार कैसा होता होगा, कैसे उसमें एक अलग तरह की हायरार्की होती होगी। और इस मैयार पे कितना सुंदर सोच करके जब कल्पना करता हूं तो बड़ा आनंद आता है कि इसमें कितनी गुंजाइश है नटखट होने की। और कुछ ऐसे भी सपने ताऊ होते हैं, मतलब जो बताए नहीं जा सकते, जैसे कई अरे बार। गरीबों के सपने में भी ना साइकिल ही चोरी होती है, हाँ, बेचारे की कार चोरी नहीं होती। और वो उसका कोई अच्छा दिन होता है तो सपने में वो देसी घी की रोटी खा लेता है। हाँ, उसमें भी वो 56 भोग नहीं सोचता। तो एक ये भी है ना कि जैसे जिस चीज से आप खौफ खाते हो या जो आपके मन के दबे छिपे कोने में इच्छा है, सिगमंड फ्रॉइड कहते थे ना कि सपने आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं, डिस्गाइज्ड फुलफिलमेंट है आपके रिप्रेस्ड विशेस का। क्या हर व्यक्ति अपने सपनों के बारे में ऑनेस्ट है? और अगर वो ऑनेस्ट हो गया तो क्या होगा, क्या तबाही आएगी दुनिया में? देखो, दिन में देखे जाने वाले सपने जो होते हैं उसके बारे में आदमी ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी इच्छाएं हैं। जो रात में देखे जाने वाले सपने हैं वो उसकी इच्छाएं नहीं है, वो उसकी दबी हुई इच्छाएं हैं और उसका एकदम विकृत सा रूप है। तो आप कुछ कुछ चीजें रिलेट कर सकते हो कि ये क्यों आया होगा सपने। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, जैसे मेरे सपने में अक्सर मैं बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे होता हूँ और वहां से जंप लगाता हूँ, मतलब कुछ होता नहीं है मुझे, या मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ और बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं उनसे लड़ रहा होता हूँ। कभी मैं समंदर में तैर रहा होता हूँ, डूब रहा होता हूँ, तैर रहा होता हूँ, पता नहीं चलता। अगर डूबने लगा तो जग जाता हूँ और जब तक तैर रहा हूँ तब तक सो रहा हूँ। तो हवाई जहाज में हूँ तो वो क्रैश कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल जीवन में आते हैं और उससे लड़ता रहता हूँ सपने में, इसलिए नींद अच्छे से नहीं आती। अब मैं उसको अगर जबरदस्ती सिगमंड फ्राइड की तरह मैं उसका
एनालिसिस करने लगूं तो मुझे लगेगा कि भाई मैं किसी को बताऊं तो वो हो सकता है मुझे बोले कि यार आपके जीवन में ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप उनसे बहुत बैटल कर रहे हो, यू आर फाइटिंग डीमंस, है ना। तो ये भी बात हो सकती है, पर ये भी हो सकता है कि वो जस्ट ऐसे ही हो, उसका कोई मीनिंग नहीं हो। सपनों का नेसेसरी मीनिंग नहीं होता, है ना। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। तो वो ताबीर जो है, पर जो दिन में सपने देखते हैं आप जगह जगह, और दूसरे की संपत्ति को देखकर उसमें बैठने का एहसास जो करते हैं, वो आपकी इच्छाएं हैं, और उसके बारे में आप ऑनेस्ट नहीं होते। वो कोई महिला हो सकती है पुरुष के लिए, और एक पुरुष हो सकता है किसी महिला के लिए। वो कोई बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग हो सकती है जिसे आप रोज देखते हैं और एक तमन्ना के साथ देखते हैं कि कभी मैं भी ऐसे घर में रहूंगा, अगर वह नहीं तो ऐसे घर में रहूंगा। कभी कभी पुत्र अपने पिता की संपत्ति को अकेले हड़पने के लिए अपने भाइयों की हत्या कर देते हैं, है ना। और कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड को नया मोबाइल दिलवाने के लिए लड़के चेन स्नैचिंग भी करते हैं। ये सब सपने दिन वाले हैं, कोई रात वाला सपना नहीं है। अखिलेश जी का रात वाला सपना है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। दिन वाले सपने की का मीनिंग होता है, और दिन में जो सपना देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना है। रात में जो सपना देख रहे हैं उसका सामंजस्य वो अपने दिन वाले सपने से बिठा रहे हैं। बांसुरी वाला कन्हैया इसको अप्रूव करता है, एंडोर्समेंट ले रहे हैं। वो आप ख्वाब की ताबीर का जिक्र कर रहे थे, वो है नहीं, कोई बतलाए कि इस ख्वाब की ताबीर है क्या, किस लिए ख्वाब में आते हैं बनारस वाले, हाँ, है ना। वहीं से उठा करके उन्होंने लिखा है, मतलब हाँ, मिसरा वहीं से उठाया है। हाँ। लेकिन एक चीज और है कि जैसे पॉलिटिक्स में ना कभी भी लगता है कि सपने दो तरह के होते हैं, मतलब सपने हाथी दांत की तरह हैं, खुद के देखने के लिए अलग हैं, देखने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। नेता खुद देखता है और जनता को भी एक सपना वो दिखाता है। और तो इसीलिए मैं थोड़ा ना सपनों की पॉलिटिक्स पे भी बात करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल सपनों पे तो हमने कर ली, जैसे ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है, विश्व गुरु का सपना है, महाशक्ति का सपना है, किसानों की दोगुनी आय का सपना है, या पिछली कुछ सरकारों के दिखाए हुए बहुत सारे सपने हैं। गरीबी भगाओ का सपना था। कई बार नेता ऐसे सपने सामने रखते हैं जो बहुत ही एक डिस्टेंट ड्रीम होता है, मतलब दूर की कौड़ी। सपने का मतलब ये बहुत दूर की कौड़ी मालूम होता है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जिस स्पीच से वो दुनिया भर में जाने गए, आई हैव अ ड्रीम, उसका टाइटल ही यही था। ओबामा जब आए तो वो भी यस वी कैन लेकर के आए, वो भी एक तरह का सपना था। तो राजनीति में इलेक्टोरल मत को प्रभावित करने में सपनों की क्या उपयोगिता बिल्कुल अनिवार्य है क्या? मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पॉलिटिक्स से सपने गायब किए जा सकते हैं क्या? ये संभव है या संभव नहीं है? और क्या ये इसको एक प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए? क्या ये पॉलिटिक्स का मतलब स्वप्न दोष है? मैं मोदी जी के एक चीज से बहुत प्रभावित रहता हूँ, वो है कि सपनों की डेडलाइन होती है ना। जैसे सरकार ने कहा कि दिसंबर तक सारे लोगों को टीके लग जाएंगे, नहीं लगे, लेकिन बहुत सारों को लग गए, बहुत सारों को लग गए। हो सकता है अगस्त तक सारे को लगे, हो सकता है अगले दिसंबर तक लगे, फेल। उन्होंने कहा कि 2022 तक जिनके पास घर नहीं है उनको पक्का घर नहीं है, उनको पक्का घर देंगे। लगता नहीं है 2022 तक वो सपना पूरा हो जाएगा, पर बहुत सारे लोगों का घर बन गया, है ना। हो सकता है ये 2024 में पूरा हो। सबके घर में बिजली देंगे, ये लगभग हो चुका है पूरे देश में। घर घर तक जल जाएगा, नल जाएगा, ये भी शायद 2024 तक पूरा हो जाए। तो सपनों को डेडलाइन देने से क्या होता है कि आप डेडलाइन पे उसको पूरा ना कर पाए, पर एक वो होती है, टाइमलाइन होती है कि मुझे इसके अंदर ये करना है, और आप नहीं कर पाते तो थोड़ा वो आगे चला जाता है। पहले जैसा नहीं है कि फ्लाईओवर बनने की, कई कई शहरों में मैंने देखा 10 साल तक फ्लाईओवर बनते रहे। 10 साल तक। में अभी एक पुल बना है जो रामनगर को से जोड़ता है इधर वाले बनारस को, मेरे ख्याल से तो 1 दशक उसको लगाया बनने में, अभी पूरा हुआ है। तो इस तरह के जो हमारे यहाँ चलते जा रहे थे ना, गरीबी हटाओ, उसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं था, इसलिए आप बच भी जाते हैं। हमें कोशिश तो कर रहे थे, जैसे किसानों की आय दुगुनी करेंगे 2022 तक। हालांकि मोदी जी के पास अब एक एक्सक्यूज है, वो कह सकते हैं यार हमने कोशिश तो की, 3 फार्म बिल लाए, आप लोगों को पसंद ही नहीं आई हमारी तपस्या, तो आपने मना कर दिया, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी इसलिए नहीं हो पाया। पर बहुत सारे जो ऐसे प्रोमिसेस हैं जिसमें उन्होंने डेडलाइन रखा था वो पूरे हो गए या पूरे हो जाएंगे, ऐसा लोग समझते हैं, मानते हैं कि यार इतना काम हो रहा है तो हो जाएगा। ये उनकी एक बड़ी चीज है। हमें राजनेताओं को डेडलाइन वाली प्रोमिसेस करने चाहिए, डेडलाइन वाले सपनों की पॉलिटिक्स को एनकरेज करना चाहिए एकदम।
कि आप कहते हैं कि हम यहाँ से वहां तक पुल बनवाएंगे, तो पुल कब तक बनवाएंगे? हम जीत जाएंगे तो ये पुल बनवा देंगे, ठीक है, आप जीत जाइए, पर पुल कब तक बनवाएंगे, ये होना चाहिए। राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा वो जोक चलता था ना कि मंदिर हाँ, वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पर जब वो तारीख वाला मसला सॉर्ट हो गया, वो बन गया, तो वो इस गवर्नमेंट में ही हुआ और फिर उसका क्रेडिट भी अब सरकार ले ही रही। हाँ, वो तो लेंगे ही, और मतलब अब वो बोलते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार तुम्हारे करने से थोड़े ना हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उस आधार पे बन रहा है मंदिर, तो इनका कहना है कि तुमने क्यों नहीं दिलवा लिया, एज इफ कि सुप्रीम कोर्ट से हम फैसला दिलवा सकते हैं, आप नहीं दिलवा पाए। खैर, पर यह है कि वोट सपनों पर ही पड़ता है, कभी फुर्सत से गहराई में सोचना। एक सपना तो देखना, मतलब वो है ना कि बुलेट ट्रेन आएगी या मुझे भी एक घर मिलेगा, जो भी है सपने ही बाजार में बेचे जा रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और वो सपने पूरे भी हो रहे हैं। मतलब सपनों को हर बार अधूरे सपने की तरह नहीं देखना चाहिए। और वो होता है ना, देखो सपने तो सपने होते हैं, जैसे कहा जाता है कि यहाँ से एक्सप्रेसवे गुजरेगी तो इस क्षेत्र का आर्थिक कायाकल्प हो जाएगा। एक्सप्रेसवे गुजर जाती है, आर्थिक कायाकल्प नहीं होता, पर संभावनाएं तो बन जाती हैं। बस इन्हीं संभावनाओं पे लोग वोट देते हैं। और उत्तर प्रदेश में खास करके ये भी है ना कि हम वोट तो जाति वाले को देते हैं, जाति धर्म देखकर वोट देते हैं, हमें विकास के आधार पर वोट देते नहीं तो अखिलेश जी का ये मानना है कि यार विकास के आधार पर देते तो हम भी जीत जाते। वो भी लेकिन एक कलेक्टिव सपना ही है ताऊ, मतलब एक हमारे तबके से आने वाला एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे, वो भले ही रिप्रेजेंटेशन को लेके उसी सपने को तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ओवैसी साहब। उनका तो वही है, उनका कहना है कि देखो यार ऐसा है कि आप लोगों ने सपा को वोट दिया इतने दिनों तक, और सपा ने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, पर एक बात बताओ, आपका लीडर कहाँ है? आपकी कम्युनिटी में एक लीडर तो होगा जो कि तगड़ा हो, जो आपके बिहाफ पे नेगोशिएट कर सके, सरकार से डील कर सके। वैसा नेता तो है नहीं, तो हम आपको कयादत देंगे, आप हमको वोट दीजिए, हम यहाँ पे लीडरशिप खड़ा करेंगे। कयादत हो जाएगी तो फिर हम नेगोशिएट कर पाएंगे, और किसी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो हम उस पर एहसान डालेंगे कि हमने तुमको चीफ मिनिस्टर बनाया है। उनका नुक्ता बहुत गाढ़ा है, वो उनका कयादत हो जाता है, वो ऑलमोस्ट वो जो होता है ना नुक्ते वाला, वो खा ही बोलते हैं दकनी में। हाँ, अजमल खान साहब वो बोलते थे उस समय जब, हाँ, वो खयामत आ जाती है। खयामत, ठीक है। तो वो सपना बड़ा मतलब ऐसा विषय है कि बहुत लंबी बात उस पर कर सकते हैं। पर मेरा क्या, मैं ताऊ ने कुछ अपना बताया कि उनको सपने किस तरह के आते हैं। मैं ना सपनों को बुनते हुए सोता हूँ एक्चुअली। तो जैसे ताऊ मैं लेटा सोने के लिए तो मैं कुछ कहानियां सोचता हूँ ऐसे रैंडम, और वो काल्पनिक कहानी, और मेरी एक हैबिट डेवलप हो गई है सोने की। सोते समय दिमाग में कुछ तो चलेगा ना, तो तब मैं कहानियां बुन रहा होता हूँ। जब मैं नींद के प्रोसेस में आना शुरू होता हूँ तो उन कहानियों से मेरा कंट्रोल छूटता जाता है। फिर वो कहानियां अपनी शेप लेती रहती हैं। मतलब वो स्टेयरिंग शुरू में मैं ही बना के देता हूँ उसके मैं मतलब बैकग्राउंड में तैयार कर देता हूँ। बहुत खूबसूरत इंतजाम है, ट्राई करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर सरप्राइज होता है। कभी कभी वो सपने अमेज कर देते हैं, बहुत सुखद होते हैं वो सपने। याद रहते हैं सुबह? कुछ सपने याद रहते हैं जो एकदम 4-5 बजे 6 बजे के जो सपने हैं वो मुझे याद रहते हैं, लेकिन जो 1-2 बजे 3 बजे जो देखे होते हैं उस दौरान मेरे दिमाग में वो चलते हैं, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ मैं भूल जाता हूँ। मुझे याद था कि मैंने बहुत सुंदर कहानी आज देखी है, लेकिन मैं उसको कमबख्त नोट नहीं कर सकता। तो मेरे साथ कमबख्त प्रॉब्लम यही है, मुझे सपने जो है ना सुबह याद रहते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं अच्छी तरह से सोता नहीं हूँ। आपका सपने देखना बुरा नहीं है, सपने का याद रहना बुरा है। तो ये है, पर मैं ये 3 तालियों से सुनना चाहता हूँ कि आपके सपने देखने का तरीका कौन सा है, किस तरह के सपने आपको आते हैं। मेरी पत्नी को वो बताती है कि उनको सीक्वल्स में सपने आते हैं। मतलब जैसे वेब सीरीज होती है, आज एपिसोड 1 आया, अगला सपना जो उनको आएगा वो वहीं से शुरू होगा। तो ये भी मुझे सुन के बड़ा अच्छा, मेरा उस रात में होता है, मतलब मेरा जो एक ही सीजन चलता है। सपोज करो सपने में मैं यहाँ से जोधपुर जा रहा हूँ, तो जयपुर के टाइप में मेरी नींद खुल गई और मैं बाथरूम गया, मैं वापस आकर सोया, मेरा वो सपना डिसकंटिन्यू नहीं होता, फिर वो जयपुर से शुरू होता है। अच्छा, हाँ, तो अगर मैं 2-3 बार उठता हूँ तो फिर वो कहीं पे टूटता नहीं है। ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि मैं जो बाथरूम जाता हूँ वो भी अनकॉन्शियस जाता हूँ, क्योंकि उस समय दिमाग में चल रहा होता है कुछ, वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगा होता, चैप्टर नहीं होता, एंड नहीं होता चैप्टर, वो सिर्फ पॉज होता है, बस स्विच ऑफ नहीं हो पाता आपका। हाँ, स्विच ऑफ नहीं हो पाता। तो 3 तालिये भी बताएं उनको सपने किस तरह से आते हैं, किस तरह उसका मैकेनिज्म क्या है, और उनके इंतजाम क्या हैं सपने देखने के। वो 9953323303 ये हमारा नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं। आप सबके पास सेव्ड है ही 9953323303, या फिर आप radio@aajtak.com पर भेज सकते हैं। अगर हमें सुनने वालों में से कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट हो या
साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करते हो तो प्लीज आपको तो जरूर सुनना चाहेंगे। और एक बात, तीन तालियों से एक और निवेदन कि कुनबा अपना बढ़ाना है गुरु। प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वयंसेवक को जोड़ने की जिम्मेदारी है, मतलब एक तीन तालिये को, ताकि इस हाँ संख्या को बढ़ाया जा सके। हाँ भैया, हाँ, तो इसको थोड़ा अभी अपना एक परिवार बन गया है, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारे 3 लोगों की नहीं है। हम समझते हैं कि आप लोग को भी इस जिम्मेदारी में थोड़ा कंधा लगाना चाहिए। तो इसको नए लोगों को जोड़िए जिनको आपको लगता है कि तीन ताल ठीक लगेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर बिजार स्टोरी जिसमें एक लौंडे ने नई भाषा सीख ली, इश्क मोहब्बत कोका कोला के चक्करन में। पर कहानी में आ गया ट्विस्ट। तो ब्रेक ले रहा हूँ, नेक्स्ट सॉन्ग। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। तीन ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर, ताऊ और सरदार के साथ। जितनी बार ये बोल रहा हूँ बाबा की याद आ रही है। हाँ, और जैसा कि आपको पता चल गया होगा, बाबा आज छुट्टी पर है, बाबा नहीं है हमारे साथ, पर हम चालू हैं, चूंकि वादा है आपसे कि तीन ताल आएगा ही आएगा। और हमने कभी कभी तीसरा गेस्ट बुलाने की कोशिश की तो आपने सीधे सीधे ना कर दिया कि ना हो सके तो ना करो, लेकिन तीसरा मत लाओ। तो ठीक है, फिर भोगो हमें 2 ही लोगों को। ठीक है, तो आज का बिजार प्यार से भरा हुआ है। हुआ ये कि एक ब्रिटिश स्कूल बॉय को, मैंने भले ही नोएडा के लहजे में बोला हो, कहानी ब्रिटेन की है। एक ब्रिटिश स्कूल बॉय को अपनी एक फ्रेंच क्लासमेट से प्यार हो गया, जिसके बाद उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने फ्रेंच भाषा सीख ली, उस लड़की की भाषा। मतलब काफी क्लासेस, फ्रेंच क्लासेस वगैरह अटेंड की उसने, और कुछ महीनों का ये इन्वेस्टमेंट था। और उसने सोचा कि इजहार तो गुरु अपन फ्रेंच में ही करेंगे। और वो पहुंचा और उस लड़की से उसने फ्रेंच में इजहार किया, तो अलग ही कहानी पता चली। जिसे वो फ्रेंच समझ रहा था, वो लड़की दरअसल जर्मन निकली। और मजेदार बात ये थी कि लड़की ने लड़के की बात फ्रेंच में समझ ली, इतनी फ्रेंच उसे आती थी। और जवाब भी उसने फ्रेंच में ही दिया, और साथ में ये भी पूछा, तुम्हें पता है ना कि मैं जर्मन हूँ। और कोई भूकंप नहीं आया, लेकिन लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई और तरह तरह के बहाने वो बनाने लगा। पर ताऊ, क्या वाकई भाई की मेहनत बेकार गई? मैं नहीं मानता कि प्रेम में की गई मेहनत बेकार जाती है। कुछ ना हुआ, तजुर्बा हुआ, फ्रेंच भाषा सीख ली उसने इस बहाने। और अब उसके चांसेस, किसी जब ये जर्मन लड़की किसी दिन दुखी होके गुस्सा के उसको छोड़ देगी, तो उसके सामने एक फ्रेंच लड़की का ऑप्शन रहता है जिसको वो इम्प्रेस कर सके। पर भाषा कोई भी सीख लो एक ना, बहुत फायदा होता है। और मोहब्बत जो लोग कहते हैं घाटे का सौदा है, वो जान लें कि अगर इस तरह से, इस बंदे की तरह अगर आपने मोहब्बत की हो तो फायदे का सौदा है। क्यों? क्योंकि फोकट में आपने भाषा सीख ली। अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों का बहुत पुराना दुश्मनी है। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की भाषा के बारे में बहुत ही अपनी भाषा में जो है बहुत गरियाते हैं, अपमानजनक बातें कहते हैं। तो एक अंग्रेज का एक फ्रेंच लड़की समझकर किसी के लिए फ्रेंच सीख लेना बहुत अच्छी बात है। और इसी चक्कर में मैं देशवासियों को कहूंगा, हमारा देश भाषाओं से भरा हुआ है। तो बिहार के भाइयों, काहे को बिहार में पड़े हुए हो और भोजपुरी में लव लेटर लिख रहे हो, एक नई भाषा सीख के किसी और राज्य के, किसी और देश के, किसी और संस्कृति के साथी ढूंढ लो, तो फिर और एनरिच हो जाएगी आपकी संस्कृति, आपका घर और आपके भाषा का ज्ञान। मला पुरणपोळी खूप आवडते, तुला बनवता येता का? और कितने लोग इस देश में अंग्रेजी सीख गए यार प्यार में। हाँ, बहुत सारे।
हमारे जमाने में आर्चिज के कार्ड लेने जाते थे बहुत सारे लोग, तो उसमें कभी कभी कुछ कुछ कार्ड होता था, उसमें बहुत कुछ लिखा होता था, और मोबाइल फोन तो होते नहीं थे उस टाइम में कि तुरंत ट्रांसलेट कर लें। उसको बहुत बार पढ़ते थे, कई कई बार। हाँ, तो हमेशा 2-4 दोस्त लोग को लेके जाते थे, यार ये पढ़ के बताओ इसमें अच्छा तो है, इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ। पता चला दे दिया और लोगों के हाँ। देने पड़े। तो आपने वैसे ताऊ कोई विदेशी भाषा सीखने की तलब हुई कभी, या कोशिश की, मतलब, या सीखेंगे तो कौन सी, अभी मतलब आगे भी अगर सीखना चाहें तो कोई विदेशी भाषा कौन सी सीखना मैं सीखना चाहूंगा तो जर्मन, जो इसने नहीं सीखी, इसने गलत, इसको हाँ। पता ही नहीं था। मैं जर्मन सीखना चाहूंगा, और शायद कभी कभी लगता है कि मुझे एक साउथ ईस्ट एशियन भाषा आनी चाहिए, जो मलय और इंडोनेशियन रीजन में बोला जाता है, भाषा जिसको बोलते हैं, भाषा मतलब भाषा ही है, जिसका क्या बोले उसको तद्भव हो गया है भाषा। मैं उसको भी सीखना चाहता हूँ, उसमें संस्कृत और हिंदी और हमारे भारतीय भाषाओं के बहुत सारे शब्द हैं, शायद मुझे आसानी भी होगी उसको सीखने में, और उनका अल्फाबेट जो है वो रोमन है, तो आपको लिपि सीखने की आवश्यकता नहीं है, आप है ना, शायद मैं उससे कभी शुरू करूंगा, मैं भाषा सीख लूं, और जर्मन मुझे सीखने की तमन्ना है। मैं सोचता हूँ कि मतलब बड़ा अजीब है, मुझे मालूम भी नहीं कि मैं कर पाऊंगा कभी या नहीं, लेकिन जो ध्वन्यात्मकता चाइनीज में है ना, वो मुझे बड़ी मतलब चैलेंज करती है कि इस ध्वनि को कैसे मैं अपनी जुबान पे ला पाऊंगा उसको। मुझे पता नहीं जो भारतीय बाद में जाकर के चाइनीज सीखे तो वो उस लहजे को कितना पकड़ पाए और कितना चैलेंजिंग वो उनके लिए रहा। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि चाइनीज सीख पाऊं। दूसरा, एक वो जो उसको लिखने का जो तरीका है बड़ा पिक्टोरियल सा, वो भी मुझे बड़ा आकर्षित करता है, क्योंकि अपने यहाँ ना टोनल लैंग्वेजेस है नहीं, चाइनीज जो है वो टोनल लैंग्वेज है, और अपने यहाँ पंजाबी शायद एक टोनल लैंग्वेज है, जिसमें कि आप एक ही शब्द को, जैसे कार, तो वो घर भी है और कार भी है, कर भी है ना, करना भी, उसके लिए भी कार दो, कार जा रहा हूं, तो वो ये चाइनीज में होता है। थाई एक टोनल लैंग्वेज है, तो आप कैसे उच्चारण किस इन्फ्लेक्शन के साथ करते हैं उसके आधार पर शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। उसके बगल में कंबोडिया है जहां पे कि टोनल लैंग्वेज नहीं है, तो जो लिखा हुआ है वैसे आप बोलते हैं और सब डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो टोनल लैंग्वेज बहुत मुश्किल चीज हो सकती है, पर सीखना चाहिए जरूर आदमी को। और जुबान पे कितना कितना सही कंट्रोल वो बना सकती है ना। क्या आपको मालूम है कि इसमें जीभ को 15 डिग्री पे उठाओगे या 17 डिग्री पे उठाओगे तो जो चाह रहे हो वो निकल जाएगा। तो इसलिए भी, पर ये कि प्रेम में प्रयास करते रहना चाहिए, और वो सिर्फ भाषा सीखने के लिए नहीं, और भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। कुंवर बेचैन पिछले कोविड वेव में नहीं रहे, उनका एक शेर है कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे, इसलिए प्रयास महत्वपूर्ण है। अगला विषय तानाशाही पर और लोकतंत्र पर बात करनी है। तानाशाही और डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी बरसों से एक दूसरे की टांग खींचते रहे हैं ताऊ, है ना। कभी ये लगता है, लोग कहते हैं ऐसा कि तानाशाही अब डेमोक्रेटिक होती जा रही है, कभी कभी लोग कहते हैं कि ये तो लोकतांत्रिक तानाशाही का नमूना हुआ जो आज हमने देखा। अलग अलग देशों के उदाहरण है। पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन निसार, आप तो ताऊ जानते हैं उन्हें। उनका कहना है कि तानाशाही ही पाकिस्तान की सभी समस्याओं का हल है। न सिर्फ इतना, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि देश में 15 साल के लिए एकदम निरंकुश सरकार होनी चाहिए, और इस दौरान जो भी आदमी डेमोक्रेसी की मांग करे उसे गोली मार दो, और गोली का पैसा भी उसके घर वालों से वसूल करो। ताऊ, जब ये खबर मैंने पढ़ी तभी मैंने सोचा कि आपसे इस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आप रुचि रखते हैं। बाकी बातें बाद में, पहले हसन निसार के सुझाव पे क्या विचार हैं? निसार में तेरी गलियों पे वतन दिक्कत है। एक, हमारे पूरे खित्ते में, जिसे हम मतलब अखंड भारत बोलते हैं, डिक्टेटरशिप के प्रति प्रेम बहुत रहा है। हमें हमेशा ये रहता है कि हमें कोई आदेश दे, क्योंकि हम खुद से नहीं करते कुछ भी। ये हसन निसार को मतलब मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि हसन निसार एक तानाशाह प्रेमी आदमी है। ये उसका एक फ्रस्ट्रेशन है, जो अभी हो सकता है हमारे देश में उस कदर नहीं हो जिस कदर पाकिस्तान में है। 70 साल से वह देश एक अजीब से सिस्टम में रह रहा है, जहां मिलिट्री बहुत पावरफुल है, पर इलेक्शन भी होते हैं, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, इकोनॉमी मूव नहीं करती, भ्रष्टाचार जैसे का तैसा है, हिंसा और बहुत उच्च स्तर का धार्मिक उन्माद
इस सब का घालमेल एक ऐसे देश में जो न्यूक्लियर भी है और बम बारूद बंदूक AK-47 का बाजार लगा रहता है वहां पे, उसके लिए बहुत कष्टदायक हो गया है। जब आप एक पाकिस्तानी होकर आगे देखने की कोशिश करते हो तो आपको अंधेरा दिखता है। When you can't fix something, होता है ना, तो आपको लगता है कि इसको तोड़ के बनाना चाहिए। उस तरह की तमन्ना है। मैं बाय द वे हसन निसार को छोड़ो, आप कभी अपने यहाँ पे कभी बहुत सारे बूढ़ों को देखना और कुछ जवानों को भी देखना जो ये कहते हैं कि यार इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता। आप ये देखो कि हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। एक तो स्वच्छ भारत अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी हमने चलाया। क्या स्वच्छ हुआ उससे कुछ? आप इस देश में बताओ कि गंगा में मलमूत्र नहीं डाला जाए, आपके नालियों का पानी गंगा में नहीं जाए, जो जिसे आप माता कहकर बुलाते हैं, वो 70 साल हो गए। उसके पहले भी जा रहा था, अब भी जा रहा है और जाता रहेगा। तो हसन निसार हमेशा बोलते रहते हैं, आप क्या दूध में मिलावट को रोक सकते हैं? दवाई में मिलावट को रोक सकते हैं? ये कानून है इन चीजों के लिए। क्या पालन होता है कानून का? अगर जो पकड़ा जाता है उसके पास कानून में लूप होल भी है, उससे निकलने का रास्ता है। एक तो भ्रष्टाचार है, दूसरा कि कानून के लूप होल, बड़े वकील हायर कर लो। आप क्या करेंगे? ये फ्रस्ट्रेशन है। ये नहीं है कि वो तानाशाही चाहता है आदमी। इस देश में बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने पिछली बार चर्चा भी की थी कि इंदिरा गांधी के समय को बहुत सारे लोग जो इमरजेंसी था उसके बारे में अच्छी बातें भी करते हैं, और उनका सबसे पहला चीज होता है ट्रेन तो टाइम पे चलने लगी, लोग दफ्तर तो टाइम पे पहुंचने लगे थे, है ना। तो उस आदमी को अपने देश में, अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, हसन निसार को ये लग रहा है कि कितने भी ऑपेड लिख लो, कितनी भी चीजें कर लो, कितने भी इलेक्शन ले आओ, तो इन लोगों को सुधारने का एक ही तरीका है कि उनको आदत डाल दी जाए डंडे से। ऐसा बहुत सारे मुल्कों में हुआ, नेशन बिल्डिंग हुई है कि आप जो है बिल्कुल डिक्टेटरशिप में रहते हो। आपके हर मतलब क्या पहनोगे, कैसे रहोगे, सड़क कैसी होगी, किस कलर की होगी, कितने बजे दफ्तर पहुंचना है, कब निकलना है। मतलब आप देख लो, तुर्कमेनिस्तान में गाड़ियों के कलर तक सरकार डिसाइड करती है। प्रेसिडेंट ने कहा कि व्हाइट गाड़ियां होंगी सबकी, है ना, तो रातों रात सारी गाड़ियां व्हाइट हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा यार व्हाइट गाड़ी अच्छी लगती है, ये कलरफुल गाड़ियां बीच में मिक्स अच्छा नहीं लगता। ऐसा है। दिस इज द फ्रस्ट्रेशन। ये उनकी इच्छा नहीं है, ये उनके अंदर का इंसान बोल रहा है, जिसको ये लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। ऐसा आपको भारत में भी बहुत लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि एक ही उपाय है यार, यहाँ पे मोदी जी को तानाशाह बन जाना चाहिए। 10 साल के लिए मोदी जी का शासन कर दो, चुनाव कैंसिल। हाँ, चुनाव कैंसिल करो, अब वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा। दिक्कत ये है कि ऐसा सपना देखने वालों को ये पता नहीं अगर ये सच हो गया तो क्या होगा। हाँ, तो वो कंपैरेटिव एनालिसिस डेमोक्रेसी और उसका है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इस चीज को भी एक्नॉलेज करने की क्या जरूरत है कि डेमोक्रेसी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो खास तौर से, और कुछ जगहों पर भी। तो उसका रीजन क्या है? क्या वो जो रिलीजियस कंजर्वेटिव विचार हैं जो वहाँ शासन में हमेशा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रहे, वो है, या कुछ और है कि वो दूसरी स्पर्धाओं में वो मुल्क उलझा रहा, और कभी भी जो ह्यूमन इंडेक्स होती है, रोजगार होते हैं, किसी तरह की कोई सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, उस पर फोकस नहीं कर पाया? रीजन क्या है कि वहां इतने सीनियर पत्रकारों में फ्रस्ट्रेशन आ गया है इस व्यवस्था के प्रति कि वो तानाशाही का जिक्र करने लगे हैं कि होनी चाहिए? क्या वह एक मुल्क जिसका फाउंडेशन ना उन्माद हो, अलगाव हो, उसको साथ रखना बहुत मुश्किल होता है। जब आप इसी आधार पर एक राज्य बनाते हैं कि हम दूसरी कम्युनिटी के साथ नहीं रह सकते, तो फिर जब आप अलग हो जाते हैं तो आपके अंदर के लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हमें भी अलग कर दो। तो उनका जो फाउंडेशन स्टोन है ना, वो अलगाव पे था। तो उनको इकट्ठा रखने के लिए वो फाउंडेशन स्टोन को मजबूत रखना पड़ेगा। वो मजबूत तभी रहेगा जब उन्माद बना रहेगा। तो वो धार्मिक उन्माद का वो कुछ नहीं कर सकते, उसे कम नहीं कर सकते। दूसरों के प्रति घृणा को वो गैर सरकारी नहीं बना सकते, उनको सरकारी तौर पे दूसरों के प्रति घृणा को जगाए रखना पड़ता है। और ये कारण है उनके पतन का। चूंकि धर्म ही आधार था, तो धर्म उनकी राजनीति में बिल्कुल घुल मिल सा गया है। धर्म के बिना राजनीति है ही नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। धर्म जब राजनीति में घुस जाए इस कदर, तो वो किसी भी समाज को, किसी भी मुल्क को बर्बाद कर सकता है। और जो भारत में ऐसा चाहते हैं, उन लोगों को कभी कभी पड़ोस में देख लेना चाहिए। राजनीति से धर्म को दूर रखने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए हमको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस पड़ोस पे एक नजर डाल लेने की जरूरत है। पड़ोस में और उसके भी पड़ोस में। हाँ, जितने भी पड़ोस हैं। हाँ। पर पूरी दुनिया में देखिए, आपने एक बात कही कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है। हकीकत है कि पाकिस्तान ही नहीं,
डेमोक्रेसी कहीं सक्सेसफुल नहीं दिख रही है आज। एक फ्रस्ट्रेशन अमेरिका में है, एक फ्रस्ट्रेशन ब्रिटेन में है, एक फ्रस्ट्रेशन बहुत सारे यूरोपीय देशों में है, पोलैंड, हंगरी, इस तरह के देश पलट रहे हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का वो डेमोक्रेटिक नहीं है अभी भी। एक बहुत बड़ा हिस्सा अफ्रीका का डेमोक्रेटिक नहीं है। कहने को डेमोक्रेसी है, पर सब जगह डिक्टेटरशिप किसी न किसी नाम से चल रही है। आप अपने चारों तरफ देख लो, बांग्लादेश को डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाया जाता क्योंकि हसीना को माना जाता है कि वो डिक्टेटर है। पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल है, चाहे इमरान खान बने। अफगानिस्तान में तालिबान है। चाइना में आप जानते ही हो, सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा डिक्टेटर्स द्वारा चलाया जाता है। चाइना में एक पार्टी का रूल है, बर्मा में हुंटा का रूल है, थाईलैंड में मिलिट्री का शासन है ना, कंबोडिया, लाओस, आप देश गिनते जाओ, आपको पता चलेगा ये सब देश जो है ऑस्ट्रेलिया तक किसी न किसी तरह से डिक्टेटर्स के हाथ में है। ये बहुत मुश्किल हो गया है अब दुनिया में। पर दिक्कत यह है कि डेमोक्रेसी कहीं भी अच्छे से नहीं चल रही, पर डेमोक्रेसी के अलावा जो ऑल्टरनेटिव है, सिस्टम्स हैं, वो इससे भी खराब है। यही कारण है कि दुनिया को डेमोक्रेसी के साथ एक समझौता करना पड़ेगा, एक नेगोशिएशन, एक डील विद डेमोक्रेसी। एक ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होने का मतलब तो फिर अफगानिस्तान है, अराजकता है। ताऊ, इसमें एक थ्योरी ये है कि इसलिए क्यों ना डेमोक्रेसी को नए समय की मांग के हिसाब से, सिंस एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, कस्टमाइज कर लिया जाए और डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का एक बैलेंस रखा जाए जब जरूरी होने पे। जैसे एक थ्योरी है कि डेमोक्रेसी किताबों में अच्छी लगती है, कुछ लोग कहते हैं देयर इज अ थिंग कॉल्ड टू मच डेमोक्रेसी। मैं ना एक ट्विटर स्पेस सुन रहा था अभी पिछले दिनों, मैं उनसे सहमत नहीं हो पाया, लेकिन वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मजबूरियां ऐसी हैं कि वो किसी नेता को विजनरी नहीं बनने देती, किसी को भी। हर नेता शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ काम करता है, अपीजिंग पॉलिटिक्स करनी ही पड़ती है उसको, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव है, चुनाव जीतना है तो कि सबको खुश करना है। तो 20 साल के विजन को ध्यान में रखकर वो कुछ सोचता ही नहीं है, जो हमारी पब्लिक पॉलिसीज जिसके पास सारा बजट है तय करना है। एक पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट से मैं बात कर रहा था, आज तक रेडियो के लिए उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे ही बोला कि इजराइल सबसे जल्दी क्यों वैक्सीनेट कर पाया, उसका एक रीजन तो ये भी है, बहुत छोटा सा देश है, पर वहां जरूरी होने पर सरकार नागरिकों की बाहें मरोड़ने से हिचकती नहीं है। तो इसलिए मतलब डंडे की जोर पे भी अगर गाइडलाइंस फॉलो करवानी है लार्जर गुड के लिए, तो वो करवा लेते हैं। एक उदाहरण यूरोप का है, मेरा एक दोस्त अभी जर्मनी गया है नौकरी करने हाल ही में, तो वो कह रहा है कि वहां पे रैलियां हो रही हैं एंटी वैक्सर्स की, मतलब एंटी वैक्सीन और एंटी मास्क मूवमेंट वालों, और वो लोग ना मास्क पहन रहे हैं और कह रहे हैं कि वैक्सीन हम पे थोपो मत, हम तय करेंगे हमें वैक्सीन लेनी है कि नहीं लेनी। तो वो जो हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट साहब थे वो बड़े नाराज थे। इस तरह से तो आप महामारी से निपटने में जो ये टू मच डेमोक्रेसी है, ये बड़ी मतलब एक रोड़ा है, आप सख्ती से कुछ लागू नहीं कर सकते। ये है क्या, मतलब टू मच डेमोक्रेसी आप देखते हो क्या कि ये एक प्रॉब्लम है? टू मच डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का एक साइड इफेक्ट है, और ये बुरा नहीं है। डेमोक्रेसी टू मच ही होनी चाहिए, है ना। टू मच डेमोक्रेसी का नुकसान है। तो आप अगर कोई अच्छी चीज खाते हो तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं ना। अच्छा तला हुआ खाना खाओगे टेस्टी, तो फिर उससे आपका वजन बढ़ेगा। आप ये देखो, कभी कभी डेमोक्रेसी आपके देश को बर्बाद भी कर देती है कुछ पहलुओं पर। आपने अपने देश में देखा होगा, डेमोक्रेसी में हमारे एमपी से ये पूछा जाता है कि सड़क क्यों नहीं बनी, बिजली क्यों नहीं आ रही, नाली में पानी जमा हो जाता है ना। एमपी का इनमें से कोई काम नहीं हुआ करता था। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये कोई काम ही नहीं है। लेकिन अब उनके पास बजट होते हैं। क्यों बजट दिए गए? क्योंकि उन्होंने कहा यार जनता पूछती है तो आपने नाली क्यों नहीं बनवाई, आप कह रहे हो तुम कानून बनाओ, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि सारे नेता अपने क्षेत्र में क्या विकास हुआ इसके जिम्मेदार हो गए, और उनको 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी है 15 करोड़ पैसे मिलते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कर पाए, और जो दूसरी योजना है उसका भी लाभ पहुंचा पाए लोगों तक। ये बहुत अजीब सिस्टम है, पर हमने बना लिया ना। तो हमारी डेमोक्रेसी भी ओवर द टाइम ऐसी हो गई है कि नेताओं को लगता है कि मेरा काम खड़ंजा बनाना है और मैंने बना दिया। इसीलिए उनको कभी भी लोकसभा में हो रहे विषयों पर गंभीरता से रुचि लेते हुए जब आप नहीं देखते हैं, डिस्कशन करते नहीं देखते हैं, तो आपको बहुत निराशा होती है। या नेता लोग ऐसे क्यों हंसते, मतलब मजाक ले लिया है, देश में जो है कानून बन रहे हैं और कानून के बारे में उनको समझ भी नहीं है। पर हकीकत यह है कि वो क्यों पढ़ें, क्योंकि जनता तो मानती नहीं कि ये इनका काम है। हमने डेमोक्रेसी को ऐसे तो नुकसान पहुंचाया है। आप देखो डेमोक्रेसी में, चाइना में लोग कहते हैं कि पुल बहुत जल्दी बन जाते हैं, उन्होंने हाई स्पीड रेल का नेटवर्क बना दिया। हम जो है एक बुलेट ट्रेन नहीं चला पा रहे क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ। हम जमीन अधिग्रहण कर ही नहीं पा रहे। बुलेट ट्रेन की प्रस्तावना हो गई, पैसे आ गए, पर हम
अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि दो अलग अलग राज्यों में जाना उसको, गुजरात और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक दूसरे पार्टी की सरकार है, उनका है स्लो डाउन, अभी क्या जरूरत है। महाराष्ट्र में मोदी जी का प्लान है, तो वहां की सरकार बहुत उत्साहित है कि नहीं बुलेट ट्रेन बन जाए। गुजरात इस तरह से, हाँ, गुजरात में आप देखें बहुत सारे जगहों पे आप पाएंगे कि सड़क जो है पूरी एकदम चौड़ी जा रही है, सडनली पतली हो गई, थोड़ी दूर तक पतली है फिर चौड़ी हो गई। क्यों? वहां पे बीच में जो है एक जमीन का डिस्प्यूट हो गया है ना। तो ये आपके पर इसका डेमोक्रेसी का फायदा, ये जो टू मच डेमोक्रेसी में आपको इनकन्वीनियंस तो लगता होगा, लेकिन उसका फायदा ये है कि सरकार किसी की गर्दन नैरेटिव पकड़ के नहीं दबा सकती। आदमी अभी भी थोड़ा मजबूत है, वो उसके पास लीगल रेमेडीज हैं, वो कोर्ट जा सकता है, किसी चीज को रुकवा सकता है। तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे भाई किसी भी अच्छी चीज। और एक थ्योरी है कि तानाशाह ना पीसफुल नहीं हो सकता, वो विजनरी हो सकता है, वो नेशन बिल्डिंग भी कर सकता है। लोग कहते हैं हिटलर ने भी एक तरह की जैसा नेशन वो बनाना चाहता था उसकी नेशन बिल्डिंग करी दी थी जितने समय वो सत्ता में वहां पे रहा। लेकिन इतिहास में जो तानाशाह हैं, जो ज्यादातर तानाशाह हुए, सबकी कहानियां जो है वो खून से भरी हुई, वो नॉन वायलेंट नहीं हो सकता। जैसे मतलब पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, तो वहां जो सैनिक सरकारें रही, अयूब खान, यहिया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ वाला भी जो समय था, वो उसमें भी वो वायलेंस होता ही रहा। क्या तानाशाही का एक अनिवार्य अंग है वायलेंस? मतलब वो डंडाशाही तो है, वो डंडा तो चलता ही है उसमें, लेकिन वो क्या कोई ऐसा तानाशाह रहा है कभी, कोई एग्जाम्पल भी है कि जिसने एक संतुलित सा इस्तेमाल किया हो डंडे का, और खून खच्चर के बिना नेशन बिल्डिंग हो गई हो? जैसे हम स्टालिन, ईदी अमीन, हिटलर, मुसोलिनी, किसी को भी देखें, अनिवार्यता सबका जो सिस्टम है तानाशाहों का, वो हिंसा पर ही बेस्ड है। मनुष्य जब निरंकुश हो ना, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तो पहली चीज तानाशाह, हिंसा ही आती है दिमाग। हाँ, तानाशाह निरंकुश होते हैं। अभी देखो आप कमाल पाशा अतातुर्क, उन्होंने जो मॉडर्न टर्की है उसको बनाया, उनके पिता कहे जाते हैं, पर वायलेंटली बनाया था उन्होंने। मतलब हिजाब पहनने को बैन कर दिया उन्होंने कि नहीं पहन सकते, स्कर्ट ही पहनना पड़ेगा मॉडर्न होना है हमें, है ना। दाढ़ी नहीं रख सकते थे मुसलमान, क्योंकि नहीं रखने देंगे। वो तो आदमी के पर्सनल फ्रीडम पे आपने अटैक किया, तभी बना पाए। सदाम हुसैन को आप जितना भी गरिया लो, इराक को उसने एक कर रखा था। उसके जाने के बाद जो वायलेंस का लेवल है वो हम देख चुके हैं पिछले दशक में कि किस तरह का वायलेंस हो रहा है वहां। तो हमें पता नहीं कि शांति कैसे मिलेगी, डेमोक्रेसी होगी तो क्या होगा। बहुत सारे क्षेत्र डेमोक्रेसी के लिए तैयार नहीं होते। बहुत लोगों का मानना है कि भारत भी तैयार नहीं था, और जब हम आजाद हुए तो कहा जाता था कि ये तो थोड़े दिनों की बात है, ये देश तो रह नहीं पाएगा, पर हम रह गए। 75 साल होने वाले, हमने मैनेज कर लिया, हम रह गए। और एक नजर से देखो तो अच्छे खासे है भारत। अब मतलब बिल्कुल गरीब देश नहीं है गरीब, पर उतना गरीब नहीं है, भिखमंगा देश नहीं है। धीरे धीरे ही सही, रफ्तार, बहुत रफ्तार से नहीं, पर अपने पैरों पर खड़ा है, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। तो डेमोक्रेसी की बदौलत है। डेमोक्रेसी नहीं होती तो शायद हम चाइना की तरह बहुत बड़े आर्थिक सुपर पावर होते। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, पर जो कॉस्ट हमको चुकाना पड़ता वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, हम वैसे रह नहीं पाते शायद। तो इस हिसाब से देखें तो ठीक है, टू मच डेमोक्रेसी अच्छा है हमारे लिए, हम इसी में ठीक है। मतलब धीरे धीरे पलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक चीज और कि हम लोग ना अक्सर मतलब नॉर्थ कोरिया, यूएसएसआर और इसमें अटक जाते हैं। थोड़ा सा छोटे यूनिट की बात करें, देश और राष्ट्र को छोड़ें, घरों से लेकर के दफ्तरों तक, स्कूलों में जो छोटे छोटे तानाशाह हैं, इन्होंने समस्याओं का समाधान किया है क्या? मतलब परिवारों के तानाशाहों ने, घरों के, या स्कूल में मास्टर साहब अक्सर जैसे होते थे, वो कुछ डेटा कैसे, कोई ऐसा डेटा तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ सफलता, वो उनका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा सिस्टम दे पाए क्या? पीट पीट कर किसी विद्यार्थी को वो आईएएस बना पाए क्या? या जो प्रेम से समझा के पढ़ा रहा था वो बना पाया? तो छोटे यूनिट में तानाशाहों की कुछ उपयोगिता रह पाई है या नहीं? देखिए, अब हम क्या बोले, हम खुद तानाशाही के प्रोडक्ट। जगह जगह पर तानाशाही, कहीं पर भी बोलने की आजादी नहीं थी, है ना। और आपको जो कहा जाता था आप करते थे। हमारा जो बेसिक सिस्टम है, फैमिली सिस्टम जो हमारा है, जो था, अब नहीं है। अब तो चूंकि विकेंद्रीकरण हो गया है तो फिर अलग अलग लोग छोटे छोटे यूनिट्स में रहते हैं, पर अभी भी घरों में एक आदमी तो तानाशाह होता ही है। ये हो गया कि आजकल बच्चे होते हैं और उनके इशारों पे माता पिता नाचते हैं। पर जोक सपाट, तानाशाही हमारे घरों की इतनी खराब थी कि लड़कियां मुंह नहीं खोलती थी, और एक उम्र के बाद उनकी शादी हो जाती थी। लड़कों को ये कहा जाता था कि तुम फला काम करोगे, मतलब तुम तैयारी करोगे अब,
किसकी भाई? यूपीएससी की। कोई भी, बहुत सारे जितने तानाशाह घर है ना हमारे यहाँ, उसमें से कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार, कोई कलाकार, कोई अभिनेता नहीं हुआ। टैलेंट होगा, आईएएस हो कोई सकता है, हुआ हो गए नहीं। होंगे। आईएएस हो सकता है, हो गया, हाँ। है ना, पर और कुछ नहीं हुआ। कोई आपको साइंटिस्ट भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट साइंस पढ़ने जाते हैं साइंटिस्ट बनने की इच्छा से नहीं, नंबर अच्छे आते हैं साइंस में, मेधावी कहे जाते हैं आप, इसलिए पढ़ते हैं आप। तो अब आप वहां पे भी देखिए लैक ऑफ डेमोक्रेसी का कितना नुकसान हुआ कि बेटियां तो बोलती नहीं थी और बेटे बस जी हजूरी करते थे, क्योंकि आर्थिक जो संसाधन थे उस पे जिस व्यक्ति का हक था वो बोलता था और उसका डंडा बोलता था और सभी सुनते थे। ये स्कूल कॉलेजों में भी हमारे यहाँ ऐसा ही था। मास्टर जी का सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्टर जी को आता हो या नहीं आता हो, मास्टर जी से सवाल उल्टे सीधे करना गलत बात है। वो काफी ना कास्ट हायरार्की जैसा है अगर आप सोचो, क्योंकि उस समय ना जब आप बालक होते हैं तब आप ये रियलाइज नहीं करते कि यह आर्थिक शक्ति के धरातल पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर डंडा चला रहा है। आपको लगता है कि सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि इनके सामने आप क्या बोलोगे। 10 साल बाद आप रियलाइज करते हो कि वो चूंकि सोल अर्नर थे या जो भी घर में सबसे ज्यादा कमा वो व्यक्ति रहा था, इसलिए उसकी चलती। क्योंकि वो व्यक्ति आपका खाना बंद कर सकता था, आपके नए कपड़े बंद कर सकता था, उस व्यक्ति के पास सारे अधिकार थे। वो तो इलेक्टेड तानाशाह, मतलब अनइलेक्टेड तानाशाह था ना, वो निरंकुश। उनके ऊपर इसलिए मैं बोलता हूँ कि ताऊ अगर होते थे तो वो शायद 2-4 बातें वो आके उनको सुना सकते थे। हाँ। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर वो उनका एक छत्र राज है। वो अगर बोलते हैं कि 7 बज गए और तुम अब खाना खाकर सो जाओ, तो आप सो जाते थे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं था, वो आपको ठूस कर खिलाया जाता। तो उनके ऊपर अंकुश लगाने वाले एक पीढ़ी होती थी, उनके बड़े भाई या उनके पिता और माता अगर वो जीवित हों तो आपके पास यही एक क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट टाइप का मसला था। आप सीधे जो है वहां जाकर के गिड़गिड़ाते थे कि देखिए मेरे साथ ऐसा किया गया। तो अब उन पर निर्भर करता था कि वो किस कदर का ऑर्डर पास करेंगे। और देखिए कैसे जो चीजें बदलती हैं वो छोटी समाज की सबसे छोटी यूनिट में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। उस समय तक माँ आपको बचा नहीं सकती थी, माँ के पास वो अधिकार नहीं था कि आप पिट रहे हैं तो माँ के पास चले जाएं तो बच जाएं। अभी चूंकि महिलाओं को आवाज आप देखें तो ग्लोबली, नेशन स्तर पे, देश, राष्ट्र, समाज, मोहल्ला, परिवार, हर स्तर पे महिलाएं अब बोलती हैं, उनकी बात सुनी भी जाती है। लोग बहुत सारे पति अपनी पत्नियों से सलाह करते हैं फैसले लेने से पहले। तो अब बहुत सारे बच्चों को माएं बचाने लगी हैं। हाँ, ये पहले नहीं होता था। अरे अब तो पिताजी बचाने लगे हैं। क्योंकि पिताजी जो है वो गुड कॉप हैं। हाँ। और मम्मी बैड कॉप है। तो मम्मी कूटती हैं तो पिताजी बचाते हैं कि नहीं छोड़ दो रुक जाओ। पूरा पेरेंटिंग पे चला जाएगा, लेकिन मैं इस पे थोड़ा ना, इस पे कभी अपन, और चाहे तो आगे कभी बाबा भी होंगे तो इस पे अपन को करना चाहिए, क्योंकि गुड कॉप बैड कॉप की तो उपयोगिता लगती है बच्चों के लिए। दोनों पेरेंट्स अगर गुड कॉप रहेंगे तो क्या उसके फायदे होंगे, मतलब वो टू मच डेमोक्रेसी के साइड इफेक्ट्स क्या ज्यादा नहीं हो जाएंगे। एक टाइम तक थोड़ा तो डंडा दिखाना पड़ता है बच्चों। यही बात है ना, यही बात तो हसन निसार कह रहे हैं। हसन निसार और कुछ नहीं करे, आप एक माइक्रो यूनिट पे बात कर रहे हो। हसन निसार का कहना है कि यार थोड़ा टाइम तो डंडा दिखाना पड़ता है बच्चों को। हाँ, घूम के बात वहीं आ गई। पूरा विशेष साइकिल है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की बहस। ये फिर कभी हम लोग कोई अंदर से डेमोक्रेटिक नहीं है। जब हम ये बोलते हैं ना कि थोड़ा टाइम तो डंडा दिखाना चाहिए, जैसे मैं इस बात का समर्थक हूँ कि बच्चों को कूटना बहुत आवश्यक है। हम कूटे गए थे तो ये लोग क्यों नहीं कूटे, लेकिन मैं अंदर से डेमोक्रेटिक नहीं हूँ। इसका मतलब मैं भी छलावा कर रहा हूँ। एक स्तर पे मुझे भी लगता है यार कि इस देश में ना कुछ नहीं होगा ऐसे। जैसे कभी वायलेंस पे भी देखें कि एक प्रति वायलेंस आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप जा रहे हो, राह चलते आपको किसी ने बिला वजह थप्पड़ मार दिया, आप भले ही उससे कमजोर हो, एक प्रयास तो करोगे उसका गिरेबान पकड़ने का। तो वो भी एक है जो ये जो मॉडर्न वैल्यूज है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जिसमें ह्यूमन राइट्स मायने रखते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मायने रखता है, उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और इसीलिए समस्याएं पैदा होती हैं। हसन निसार एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देते हैं, मुझे अगर एग्जैक्टली याद हो तो मैं बताऊंगा कि ये भी पता नहीं चलता ना इतनी डेमोक्रेसी में कि कौन ऑपरेसर है और कौन ऑपरेस्ड है। ये लाइन भी ब्लर्ड है। तो उनका एक उदाहरण ये होता है कि आप देखते हो कि पुलिस वाला एक रेडी वाले को थप्पड़ मार रहा है ना, तो आप पुलिस वाले को ऑपरेसर मानते हो, रेडी वाले को ऑपरेस्ट। लेकिन रेडी वाले ने जहां पे अपना रेडी लगाया है वो फुटपाथ है, जिसपे कि चलने का अधिकार आपको है, उसको बेचने का अधिकार नहीं है ना। लेकिन वो आपको ऑपरेस कर रहा है, क्योंकि अब आपको फुटपाथ से उतर कर सड़क पर जाकर अपने जान जोखिम में डालकर फिर वापस फुटपाथ पे आना पड़ता है। तो इन सबको कैसे ठीक करोगे? क्योंकि बहुत सारे मोरल, एथिकल, लीगल क्वेश्चंस आते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इतने अगर झंझपट जंजालपुर में हम फंस जाएंगे तो फिर निकलेंगे कैसे? इसलिए शायद वो एक ड्रास्टिक सा मेजर बता रहे हैं लोगों को कि यार
छोड़ो 15 साल के लिए डिक्टेटर ले आते हैं, और वो डिक्टेटर क्या चुन के लाओगे? जिसको लाओगे वो तो ऐसा ही कमीना निकलेगा ना, जैसे देखे हैं आपने पहले। हाँ, ऐसा विषय है जो एक बार की बात में समाप्त नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, इन विषयों पे आगे भी बात अपन एक बार दोबारा मौका लगा के फिर कभी करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हैं 3 तालियों की चिट्ठियां। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक टू 3 ताल। ताऊ और सरदार के साथ हैं आज आप और क्योंकि बाबा है छुट्टी पर, छुट्टी पे तीसरी बार हम बोल रहे हैं। हाँ, जितनी बार बाबा की याद आ रही है। तो आज और चिट्ठियों में मैं बाबा को इसलिए मिस करता हूँ क्योंकि चिट्ठियां पढ़ते हुए मैं बाबा को देखता रहता हूँ। इतना उनका एक्सप्रेसिव चेहरा है ना, चिट्ठी ठीक से संप्रेषित हो रही है नहीं, उसका मीटर उसका एक मीटर है वो। हाँ, तो उनको देखते रहो तो समझ में आ रहा है कि हाँ, चिट्ठी क्या बोल रही है उनके अंदर। तो शुभम ने जो चिट्ठियां जमा करके भेजी हैं उनमें से बहुत सारी मुझे जन्मदिन की बधाई देते हुई चिट्ठियां हैं। अंकित द्विवेदी ने लिखा है, प्रिय 3 तालियों, आज बड़े भैया कुलदीप भैया यानी सरदार का जन्मदिन है। ये 4 जनवरी को उन्होंने लिखा होगा। क्या अब भी बताने की जरूरत है कि करना क्या है? खैर, बता रहा हूं कि अगला 3 ताल आने तक बधाइयां रुकनी नहीं चाहिए। इस बहाने बाबा, ताऊ और सरदार से ये सवाल भी है कि क्या अंग्रेजी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, इस्लामी कैलेंडर या अन्य कैलेंडर की तरह सबका अपना कैलेंडर नहीं होता? मुझे तो लगता है कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उसी दिन से हमारा नया साल शुरू होता है। इनकी बात में दम है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पंकज जी ने बधाई देते हुए लिखा है, HBD कुलदीप भाई, NGL योर वॉइस इज लिट AF, होप टू हियर मोर ऑफ यू दिस ईयर, पीस आउट। TQ ब्रो, पंकज जी, TQ। व्हाट इज TQ? थैंक यू। अच्छा, हाँ, वो TQ चलता है सर। ओ भाई साहब, हाँ, बहुत आगे। जनार्दन जी, अभी, अजीत जी, आशु, अनीश, उदयन, सानिध्य, लकी, कुशाग्र, दिलीप, मिक्की, प्रदीप, शुभम, अमित, हर्ष, रौनक, हिरेन भोजानी, अजय, रिमझिम, विवेक, शीतल, संजय शुक्ला, वैभव, रवि, अरुण, बैटमैन, नागेंद्र जी, अश्विनी, दीप, नारायण भारती ने भी जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजी हैं। शुभम ने इन सबके नाम लिख करके भेजे हैं, आपकी शुभकामनाएं मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। हर्ष पाठक ने लिख के दिया है कि कौन कौन 3 ताल पॉज करके हंस रहा है, जीवन का तत्व ज्ञान ताऊ से। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं एरोप्लेन वाला किस्सा सुनकर मुस्कुरा रहा हूँ। हिरेन भोजानी ने लिखा है कि शिट टॉक को जो गूगल उन्होंने किया वो उनको बड़ा अच्छा लगा। गिरीश शर्मा ने, फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं गिरीश शर्मा, मुझे याद नहीं कि आपकी चिट्ठी कभी पहले मिली हो, शायद पहली चिट्ठी है आपकी। उन्होंने ये भेजा है कि 3 ताल की प्रस्तोता त्रयी को नमस्कार, या फिर 3 ताल की शैली में कहें तो जय हो। मैं लगभग पहले एपिसोड से ही 3 ताल को बिला नागा सुन रहा हूं क्योंकि मैं सुबह टहलते हुए पॉडकास्ट सुनता हूं, तो कभी कभी आप लोगों की मजेदार बातें सुनते हुए थोड़ी एक्स्ट्रा कसरत हो जाती है, उसके लिए अतिरिक्त धन्यवाद। मैं क्योंकि व्हाट्सएप से दूर रहता हूं इसलिए ये मैसेज लिखने में काफी देर हुई। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आप तीनों अपने तौर पर बेजोड़ हैं और ये त्रिगलबंदी एक साथ तो एकदम अद्भुत है। एक कारण पहले ना लिखने का ये भी था कि मेरा मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक नकारात्मक चीज बन गई है समाज के लिए और उसके साये में पल रही अच्छी चीजें, मसलन 3 ताल भी आखिर हैं तो उसी से पोषित। इसी संदर्भ में हाल फिलहाल में उठे हरिद्वार और बुली डील्स विवाद से लगा कि क्या मीडिया ने समाज में संवाद की ओवरटन विंडो को इतना शिफ्ट कर दिया है कि ऐसी चीजें हो जाएं और समाज उतनी सख्ती से रिएक्ट ना करे जैसे करना चाहिए। भले ही 3 ताल के हिसाब से ये विषय शायद उतना समीचीन ना हो, पर मैं ये कहूंगा कि आप तीनों कभी इस पर बात करें। एक और ओवरटन विंडो ना रात में सो सुबह दूसरे जगह मिलती है, दिक्कत यही है उस विंडो का। लेकिन हाँ, इस पे कभी अपन विस्तार से जरूर बात कर सकते हैं। इन्होंने एक और विषय सुझाया है, इन्होंने लिखा है कि एक और विषय जो शायद 3 ताल के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जिस पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, वो है सबटाइटल्स का हमारे मीडिया कंजम्पशन पर प्रभाव। मुझे लगता है कि सबटाइटल्स ने अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के मीडिया को कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है और मेरा ये भी मानना है कि काफी लोगों की मदद अंग्रेजी बेहतर करने में सबटाइटल्स ने की है और
कभी कभी हिंदी में सबटाइटल्स का शाब्दिक अनुवाद कितना फनी होकर के अर्थ का अनर्थ कर देता है। यदि इससे जुड़े आपके पास कुछ अनुभव हो तो साझा करें। ताऊ ने एक हालिया एपिसोड में जो पन किया था गूगल के पंजाबी अनुवाद पर, उससे मुझे अपनी पुरानी जिज्ञासा याद आई कि किसी दिन अंग्रेजी फिल्मों में अक्सरिया इस्तेमाल होने वाले फ्रेज होली शिट का कोई शब्दशः हिंदी अनुवाद करके सबटाइटल में लिखेगा तो क्या ही। अंत में एक अरे बार सबसे फिर मजेदार होता है हिंदी गानों के जो सबटाइटल होते हैं इंग्लिश में ना, हाँ, अद्भुत होते हैं यार वो। हाँ। और जो एफ वर्ड्स वाली गालियां होती हैं जो अंग्रेजी फिल्मों में या दूसरी भाषाओं के फिल्मों में आराम से इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें शरीर के अंगों के इस्तेमाल होते हैं, तो हिंदी शायद अभी उतनी सहज नहीं है, तो उसको उसका जो सबटाइटल ही नहीं, डबिंग में जो अनुवाद होता है वो भी बड़ा मजेदार होता है कि जहां पर कोई किसी के लिए अंग्रेजी में अपशब्द था तो वहां एक हॉलीवुड का हीरो उसको कह रहा है ओ ये सड़े हुए कद्दू, तो वो भी है। डबिंग के अनुवाद पर भी अपन कभी बात करेंगे जरूर। इन्होंने लिखा है कि अंत में एक बार फिर आप तीनों को इस शानदार पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद और ढेरों शुभकामनाएं। जय हो सब प्रेम। गिरीश, फरीदाबाद, हरियाणा। थैंक यू गिरीश जी। राजेश साहू की चिट्ठी आई है। कुलदीप सरदार को जन्मदिवस की बधाई। सरदारों का जन्मदिवस मनाने का जो तरीका मैंने देखा है उस तरीके से तो व्हाट्सएप पर मनाना संभव नहीं है, किंतु भावनाएं संप्रेषित हो जाएं तो मान लूंगा कि शुभकामनाएं पहुंच गई हैं। आशा है आप लोग इस तरह पॉडकास्ट चलाते रहेंगे। विवादित विषयों की सीमा को ना छुएं तो अच्छा, वरना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जिसका विरोध कर देते हैं वो कार्यक्रम बंद करना पड़ता है। अतः उनकी नजरों में आए बिना कोशिश करें कि अपनी बौद्धिकता का परिचय देते रहें। पुराने पॉडकास्ट सुन रहा हूं, धन्यवाद सीरियल के स्तर को बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया। अरे वो नरों में उत्तम है, वो हमारा पॉडकास्ट क्यों सुनेंगे। तो राजेश भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने चिट्ठी लिखी। वैभव पांडे ने लिखा है, प्रणाम आप सभी को, मैं वैभव कन्नौज से। ताऊ ने आज बताया कि अगर प्लेन क्रैश हो रहा हो तो उनकी आखिरी इच्छा यही होगी कि वो उसका लुत्फ उठाएं। मैं भी खाली समय में आजकल आपका पॉडकास्ट सुन रहा हूं और बता नहीं सकता कि मेरी यही इच्छा है कि मैं भी अंतिम समय में आपका ही पॉडकास्ट सुन रहा हूं। अरे भाई, और यकीन मानिए कि ये इतना अच्छा है कि एक नेशनल अवार्ड बेबाक बुधवार को भी देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है ताऊ के बिंदास रहने वाले अंदाज से कि कुछ हो जाए इस दुनिया में, वो अवार्ड वापसी वाली टीम में अपना नाम दर्ज नहीं करवाएंगे। वैसे ताऊ जी का नाम हमें बाबा कोई देगा तो देखे मुंह पर मारेंगे फेंक। वैसे ताऊ जी का नाम बाबा कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पापा के सामने कोई बहुत दर्शन वाली बात बोल देता है ना, जैसे ताऊ जी ने आज मौत और क्रैश वाली बात बताई, तो उसको हमारे पापा यही कहते हैं कि अबे यार बाबा हुई गए हो का। तो वो ये कह रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर में ताऊ को एक्चुअली बाबा होना चाहिए, क्योंकि ताऊ बाबा वाली बात। देखिए हमारे यहाँ बाबा टेकन है। हाँ, दैट यूजर नेम डजंट एग्जिस्ट। यस। सतविंदर जी ने लिखा है, छोटी सी एक लाइन लिखी है और लाफ इमोजी बनाई है बहुत सारी। बाबा आप तो खुद ही अदृश्य शक्ति रहे होंगे, बहुत सारी लाफ इमोजी। कुशाग्र ने लिखा है, कुशाग्र मुझे पता नहीं किस शहर से इन्होंने ये लिखा है, पर इन्होंने लिखा है कि जब आज ताऊ ने फ्लाइट में टर्बुलेंस वाला मोनोलॉग सुनाया तो मेरे कनपुरिया मन ने कहा, अच्छा ये कानपुर से हैं, काहे ट्रेन का टिकट नहीं लेते हो यार, हमसे कहीं न होते तो सांसद कोटा लगवा देते। सनी कुमार की चिट्ठी आई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार छपरा से, जैसा कि वो लिखते हैं, मुझे ट्रेन वर्सेस गाड़ी वर्सेस फ्लाइट वाला एपिसोड भी याद आया था। थोड़ा सीरियस अगर बात करते तो HSR हाई स्पीड रेलवेज वर्सेस फ्लाइट भी उठा सकते थे, वो रह गया। मैं रणवीर सेना और ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी मई 2021 सोनी लाइव पर महारानी नाम से एक शो आया जिसमें रणवीर सेना के बारे में कुछ हद तक दिखाया गया था, मैंने नहीं देखा है वैसे। हम चाहते हैं कि आप लोग इस टॉपिक पर भी थोड़ी बात करें ताकि सामान्य मानवी की जो इस मुद्दे से अनभिज्ञ हैं वो भी इस मुद्दे को लेकर के थोड़ी बहुत समझ विकसित कर सकें। हालांकि इसको हमने टच किया था सनी भाई पिछले एपिसोड में। उन्होंने आगे लिखा है हमें बिहार के सिचुएशन पे, बाहुबलियों पे हाँ एक एपिसोड करना चाहिए। जैसे कव्वालों पे एक एक कर रहे हैं ना, कि सभी कव्वालों को एक में नहीं निपटाएंगे, ऐसे ही उसका भी वैसे ही प्लान करते हैं। सनी ने आगे लिखा है कि संवाद के बारे में बात हो ही रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि आज भी मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जो अपने से छोटे मतलब पोता पोती तक को रउआ कहकर संबोधित करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग बुजुर्गों के लिए ही रउआ शब्द इस्तेमाल करते हैं। आपके द्वारा तेरे को मेरे को करने से मुझे मम्मी के कहे पुराना किस्सा याद आ गया जो उन्होंने कहा था,
कि जब तुम्हारे छोटे चाचा पहली बार दिल्ली से कमाकर घर लौटे थे और झगड़े के दौरान अचानक चाचा भोजपुरी में बोलने के बजाय मम्मी को तेरे को मेरे को कहकर बतियाने लगे थे। ये होता है वैसे। हाँ हाँ, गांव में जो है ना एक पहचान होती थी, कौन दिल्ली से कमा कर लौटा है, हाँ, उसका लैंग्वेज जो है ना तेरे को मेरे को आ जाता था। हाँ। जैसे ऋतिक रोशन का एक सिग्नेचर डांस स्टेप है ना, वैसे ही ये दो शब्द दिल्ली से कमाकर आने वाले लोगों का था, लेकिन अब वैसा नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे पर। बाबा सॉरी टू से, बचपन के अंकित टिफिन खाते वक्त क्या जाति देखते थे? आखिर टिफिन अंकुर मिश्रा का ही क्यों होता था? उन्होंने ये सवाल पूछा है। हाँ, राशि भी देखते थे, अंकित और अंकुर कितना आसपास है। हाँ, तो बाबा से ये पूछेंगे अगली बार जब बाबा आएंगे। इन्होंने लिखा है आगे कि आप लोगों को याद होगा कि मेरे जिले के मशरक प्रखंड के धर्मासती गंडामन स्कूल में जुलाई 2013 को विषाक्त मिड डे मील खाने से, जहरीला मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी और दर्जन भर बच्चे बीमार हो गए थे। इस घटना को इंटरनेशनल मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन आखिर हुआ क्या? क्या तस्वीर और हालात बदले? तीन ताल में अक्सर पोषण की बात घूम फिर कर हो ही जाती है, तो हम कहने का काम करेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101 है। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने अनुभव से बताएं कि आखिर बीते 7-8 साल में क्या बदला है इस घटना के बाद, क्योंकि ऐसी खबरें तो अक्सर आती ही रहती हैं खाना खाने के बाद बीमार होने की वजह से। पर हाँ, जो मौत का आंकड़ा मेरे जिले का था वो बहुत डरावना था। उस गांव का एक जनरेशन ही खत्म हो गया था। जय हो सनी छपरा। तो इस पर भी जरूर बात करेंगे। ताऊ, ये जो एक पूरा एक कैंपेन है, बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी सरकारों से लड़ करके, और अभी भी कई जगहों पर नहीं है, मिड डे मील में अंडे को शामिल कराने के लिए, ताकि वो पोषण बच्चों तक पहुंचे और मिले, प्रोटीन ज्यादा मिले। बहुत सारे सरकारों ने इसकी इजाजत नहीं दी, जो शाकाहार को प्रमोट करती हैं उन्होंने कहा कि दालें ही हम देंगे। पर ये पोषण जो है, भोजन में पोषण और पॉलिसीज लेवल पे कैसे न्यूट्रिशन पे गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, इस पर अपन जरूर बात कर सकते हैं। हाँ, क्या है कि देखो, ऐसा नहीं है कि दाल जो खाते हैं उनको प्रोटीन नहीं मिलता। मतलब हमारे देश के जो ज्यादातर पहलवान है हरियाणा के, वो शाकाहारी है और बहुत ताकतवर है, बहुत मसल है उनका। तो पर वो बात नहीं है, बात है कि जिनको खाना है उनको मिल रहा है या नहीं। जो अंडा खाना चाहते हैं उनको ये कहते हो कि नहीं दाल खाओ, वो गलत है। आप किसी दाल वाले को अंडा नहीं खिला सकते और अंडे वाले को दाल नहीं खिला सकते। पर ये चक्कर है इस देश में ना, ये हो रहा है सब धार्मिक कारणों से, प्रोटीन के कारणों से नहीं हो रहा। हाँ, तो न्यूट्रिशन पे जरूर बात करेंगे। अच्छा विषय आपने बताया। पारसनाथ प्रजापति की चिट्ठी आई है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तीन ताल के इस वर्ष के प्रथम एपिसोड में जो आज एजेंडा की घोषणा होने के पहले की चर्चा हुई, वह वास्तव में एक शुद्ध आध्यात्मिक चर्चा थी, जिसको ताऊ और बाबा द्वारा एकदम नए रूप में प्रस्तुत किया गया। जीवन में प्रसन्न और आनंदित रहने का एक मंत्र यह भी है कि जीवन के प्रत्येक दृश्य को साक्षी यानी दृष्टा भाव से देखने का प्रयास किया जाए, और कुछ प्रयासों से ऐसा किया जाना संभव भी है। जय हो। पारसनाथ प्रजापति, अहमदाबाद पश्चिम रेलवे, फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये अहमदाबाद में कार्यरत हैं पर गोरखपुर के रहने वाले हैं। पंकज जी हरियाणा वालों ने, वो भी आपके पड़ोसी जो अहमदाबाद में रहते हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है एक कॉमेडियन का और लिखा है, एक कॉमेडियन ने ताऊ की बात को अलग तरीके से कहा है। कॉमेडियन है देवेश दीक्षित। उनके एक इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट है जिसमें उन्होंने लिखा है, दादी हमेशा एक ही आशीर्वाद देती थी, मौज करो। उसने कभी नहीं बोला कि तू क्लास में फर्स्ट आए, कभी नहीं कहा कि तू खूब पैसा कमाए। दादी को क्लैरिटी बहुत थी, तो मैं तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम देख लो अगर ठीक लगे तो। ओ भाई साहब, दादी की क्लैरिटी को सलाम यार। हाँ, तो ये 65वें एपिसोड के लिए आई हुई चिट्ठियां थी। एक आध चिट्ठी शायद अभी भी रह गई हो, उनसे माफी। आगे हमने वो नोट कर लिया है, आने वाले एपिसोड में वो चिट्ठियां भी शामिल कर लेंगे। तो 66वें एपिसोड में ताऊ अब मुलाकात होगी, और उसके साथ एक चीज आप जानते हैं, छाछठ। अच्छी चीज ये है कि उसमें बाबा होंगे। यस, आप लोगों को सबको नए साल की एक बार फिर से शुभकामनाएं। पिछला पॉडकास्ट हमारा नए साल के पहले रिकॉर्ड किया गया था, पहले दिन आप रिलीज भी हो गया था, 1 जनवरी थी वो। 1 जनवरी को रिलीज हो चुका था वो। उसमें हमने आपको बधाई दी थी, अगर आपने वो नहीं सुना तो वो भी सुन लीजिएगा। और एक बार फिर से सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। और दादी का जो आशीर्वाद है उसी लाइन को मैं भी रिपीट करूंगा, मौज करो।
रोज लियो, मौज लियो, ना मिले तो खोज लियो। तो जय हो। 995333 पर अपनी प्रतिक्रिया भेजिए। ईमेल आईडी भी आपको मालूम ही है, radio@aajtak.com। और 3 तालियों से निवेदन है, शेयर कीजिए, इसको पहुंचाइए, कुनबा बढ़ाइए। तो आज ताऊ और सरदार की ओर से जय हो। जय हो। जय हो। जय हो।